तूने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे नहीं जानना कि फ्रांसीसी लेडी क्या होती है। मुझे सिर्फ अपनी संस्कृति की शालीनता और शर्म लिहाज आता है, काफी है। रखेल की नाजायज औलाद कुत्ते की तरह भौंकती है। तांग तांग, मुझे पता है तू और तेरी माँ मुझसे नफरत करती हो। तुझे जो करना है मुझ पर कर, लेकिन पापा को गुस्सा मत दिलाना। रखेल सुन, जब मैडम बोल रही है तो तुम बीच में मुंह मत खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसने मुझे फिर से रखेल कहा। सोंग यूतांग, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया ही क्या है? अब नया जमाना है और तुम अब भी पुराने रीति रिवाजों में अटकी हो। जमाना बदल गया है, लेकिन मर्यादा और लिहाज नहीं बदले। सुमेफांग को स्कॉलरशिप दी गई थी, लेकिन उसने अपने मददगार के पति के बिस्तर तक पहुंचने की गुस्ताखी की और उसकी मौत की वजह भी बनी। ये पूरी तरह बेशर्मी है। बेचारी माँ बेटी सीधी थी, लेकिन मैं तो एक महारानी रह चुकी हूँ। आज का जमाना रखेल रखने की इजाजत नहीं देता। जब पिताजी ने इस रखेल से नाजायज बेटी पैदा की, तब मेरी माँ से तलाक भी नहीं हुआ था। मैं सभ्य हूँ, तो मैं इसे दूसरी औरत और नाजायज औलाद भी कह सकती हूँ। अगर तुम सभ्य हो तो जानती हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। विवाह अनुबंध निभाओ। जियांग परिवार में शादी करनी ही होगी। मैंने शादी से इनकार कब किया? बस ये कि प्राचीन काल से हर लड़की को शादी में दहेज मिलता है। पिताजी, आपने अभी तक मुझे मेरा दहेज नहीं दिया। अगर मैं यूं ही चली गई तो लोग हमारे सोंग परिवार की बदतमीजी का मजाक उड़ाएंगे। सोंग यूतान, तुम तो पूरी लालची निकली। वेइवेई ने जिम्मेदारी निभाई। तुम्हें उसके दहेज पर हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे वाह, तो क्या मैं बाहर किसी को भी पकड़ लूं और वो आगे से सोंग परिवार के बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभाए? सोंग यूतान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। ये सौतेला भाई क्या बकवास है? तुमने हमेशा माँ को बेकार समझा और इस रखेल को अपनी सगी माँ मान लिया। पिताजी ने भी अंधे होकर इस पाव धोने वाली दासी और रखेल को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। वरना तुम तो दासी पुत्र भी नहीं कहलाते। अपनी नाजायज बहन की तरह तुम भी अवैध संतान हो। तुम पिताजी, बारात आने ही वाली है। दुल्हन के चेहरे पर एक एक थप्पड़ का निशान यह अपमान मेरा है या सबसे अमीर जियांग परिवार का? जब ये पता है तो चुपचाप कार में बैठो और शादी कर लो। मुझसे चुपचाप जाना चाहते हो तो मेरा दहेज भी ठीक से दो ना। एक बाली भी नहीं आती। पिताजी, मैं वैध ज्येष्ठ पुत्री हूँ। सोंग यूतान, मुझसे इस तरह ताने मत मारो। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हें बांधकर डोली में बिठा दूंगा। जो चाहे कीजिए, लेकिन अगर मुझे बांधकर डोली में बिठाया तो मैं जियांग परिवार के बड़े बेटे को मार डालूंगी और कहूंगी कि यह सब आपके कहने पर हुआ। सोंग यूतांग बचपन से गांव में पली बढ़ी, एक गवार लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी। उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? पिताजी, मैं एक सभ्य और संस्कारी महिला हूँ। बहुत मजबूरी में ही ऐसा कदम उठाते। जरूर, तुम्हारे पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। लीजिए। प्राचीन काल से आकर एक फायदा तो है, असली कीमती चीजों की पहचान है। हालांकि पिताजी, आपको तहजीब नहीं आती, लेकिन मैं तो एक सभ्य महिला हूँ। भव्य दहेज नहीं दे सकती तो क्या खाली हाथ जाओ? ये चीजें मेरे दहेज के रूप में रख लीजिए।
तुम। धन्यवाद पिताजी, बेटी को दहेज देने के लिए। सोंग यूटांग, तुम। धन्यवाद दासी पुत्र भैया, बहन को दहेज देने के लिए। दीदी, आप पिताजी को इस तरह गुस्सा नहीं दिला सकती। ओह, चूंकि बहन जिद कर ही रही है, तो मैं वैध ज्येष्ठ पुत्री होने के नाते बड़ी मेहरबानी से यह स्वीकार कर लेती हूँ। आप, बड़ी मालकिन, कृपया दुल्हन की गाड़ी में बैठिए। मैं बेटी सोंग यूटांग आज विदा हो रही हूँ। पिताजी को प्रणाम, दासी पुत्र भैया को प्रणाम, दासी पुत्री बहन को विदा। सुश्री सुन, आप इस घर की दहलीज के लायक नहीं थीं। लेकिन चूंकि पिताजी वासना में अंधे हो चुके हैं, तो मैं बेटी होकर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन तुम हमेशा याद रखना अपनी औकात। मैं दीदी, तुम्हें लगता है जियांग परिवार में शादी करके तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी? सबसे अमीर परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। 10 साल तक युवरागी रही और अंत में राज सिंहासन पर बैठी। महल की साजिशों से नहीं डरी, तो घर से क्या डरूंगी? हजारों के ऊपर होना अब संभव नहीं, लेकिन एक बात वही है, पैसा और ताकत हो तो तुम भी रानी हो। सबसे अमीर परिवार में शादी मेरे लिए एकमात्र मौका है जिसे मैं पकड़ सकती हूँ। बहन, बेहतर होगा अपनी फिक्र करो। आखिरकार दासी पुत्री कभी भी सम्मान के लायक नहीं बन सकती। चाची चेन, थोड़े फल लीजिए। फल मैं आयातित ही खाती हूँ। तुमने यह क्या सड़क किनारे का कबाड़ खरीद लाया है? मुझे बहुत ताजा लगे, इसलिए मैं खरीद लाई। सुश्री सोंग आ गई है। यूटांग, तुम्हें इस सफर में बहुत तकलीफ हुई होगी। क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आए? अरे हाँ, घर पर थोड़े फल रखे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ रखा है। यह मेरी सास है, तो ये है। सियुलान, जरा पिताजी के लिए एक गिलास पानी लाओ। पिताजी की पुरानी प्रेमिका चेनड्रियन। ये जरूर उसी की अवैध संतान है, दासी पुत्र जियांग क्विंगलियो। और उसकी पत्नी वो काइशिया। अच्छा, जरूर शियाओटांग आई है। हा 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 हा। नई बहू पहली बार आई है, अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे थे, तुमने पहने क्यों नहीं? अरे, बहू पहली बार आ रही है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा बनाने की जल्दी थी। मैं सुबह सुबह शहर के उत्तर वाली मंडी से देसी मुर्गा बत्तख खरीदने गई थी। अच्छे कपड़े पहनती तो वे सब बेकार हो जाते। तो तुम खरीदारी करके लौटने के बाद बदल सकती थी ना? स्टीवर्ट वांग ने कहा कि बहू। ये मूल मालकिन की यादों से बिल्कुल मेल खाता है। मेरे ससुर बड़े मालिक के सगे बेटे हैं। उस वक्त चेनड्रियन बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। बड़े मालिक ने उसे तसल्ली देने के लिए अपना सगा बेटा गांव भेज दिया। जब तक बड़े मालिक को किडनी फेलियर नहीं हुआ, तब जाकर उन्हें जियांग गोक्यांग को वापस बुलाने की याद आई, और वो भी सिर्फ किडनी बदलवाने के लिए। इतना शोर मचा रहे हो, क्या तमीज है कोई? गोक्यांग और शिवलान तो पहले से ही गवार हैं। तुम उनसे क्यों उलझ रही हो? लेकिन ये मिस सोंग घर में घुसते ही बड़ों को सलाम तक नहीं किया। मैंने सुना है तुम बचपन से अपनी माँ के साथ गांव में पली बड़ी हो। हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई। हमारा परिवार बहुत कायदे कानून वाला है। जब तुम शादी करके आ ही गई हो, तो अब तुम्हें नियम तो मानने ही पड़ेंगे। आंटी चेन, नई बहू शर्माती है। आप बड़ी हैं, तो बच्चे से इतनी छोटी बात पर उलझिए मत। शिवलान, तुम्हें जियांग परिवार में वापस आए 1 साल से ज्यादा हो गया है। अभी भी जरा भी तमीज नहीं आई? क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो मैं भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। नई बहू को लेकर मंदिर में घुटनों के बल बैठो। मैं फिर नजरअंदाज कर दूंगी। नई बहू को मंदिर में घुटनों के बल बिठाने का ये क्या तर्क है? हम दोनों जाकर बैठ जाए तो? गोक्यांग, मैं जानती हूँ तुम्हें बचपन से किसी ने तमीज नहीं सिखाई, लेकिन तुम्हें समझना होगा, हर घर के अपने नियम होते हैं, खासकर हमारे जियांग परिवार जैसे सदियों पुराने नामी खानदान में। तुम जियांग परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, और सबसे जरूरी चीज यही है कि तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हों। तुमने मारा कैसे? मालिक, उसने मुझे मारा। तुम्हें पता भी है कि मैं जियांग परिवार का बड़ा बेटा हूँ। उससे बात करो। तुम एक बार हो, ही बोली है ऐसे हुई। सोंग यूतांग, तुम होते कौन हो? मेरी माँ को मारने की हिम्मत कैसे हुई? नीच दासी की औलाद, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। बकवास मत करो। ये तुम्हारी दादी चेन और तुम्हारे चाचा है। मैं तो बस जियांग परिवार से थोड़ा फायदा लेना चाहती थी।
बूढ़े मालिक के दिल के सबसे करीबी लोगों से पंगा नहीं लेना चाहती थी। चेन रुइन, तुमने हद कर दी। मेरे ससुर सास तो बहुत सीधे लोग हैं। अगर मैंने ये सब सह लिया तो आगे मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। सारा दोष मेरे पिता का है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने कहा था कि दादी के जाने के बाद दादाजी ने दूसरी शादी नहीं की यहाँ आकर पता चला कि एक बूढ़ी रखेल भी है और एक अवैध चाचा भी। मुझसे गलती हो गई। मिस सॉन्ग, मैं आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानी मानी नृत्यांगना हूँ। जानी मानी, तुम इस तरह की बातें करके मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? आप न तो हमारे परिवार की नौकर हैं, नहीं हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं, नहीं दादाजी से शादी हुई। तो क्या कहें? दादाजी, हम छोटों को आपसे कुछ कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ये बात नहीं कही गई तो बदनामी हमारे जियांग परिवार की होगी। आप एक इज्जतदार इंसान हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस मामले में भला ऐसी नासमझी कैसे कर सकते हैं? मैं नासम हूँ? अगर आपको सच में ये महिला पसंद है तो आप इन्हें घर में लाकर रखेल बना सकते हैं, लेकिन अभी ये रखेल भी नहीं है। आप एक विधुर बूढ़े आदमी हैं और मेरे सामने ही इनसे लिपट चिपट रहे हैं। ये क्या तमाशा है? अच्छा हुआ कि मैं थोड़ी तमीज जानती हूँ, भले ही पूरी बात समझ न पाई, फिर भी इन्हें बुआ दादी कहकर इज्जत दे रही हूँ। अगर कोई नए जमाने का बिंदास इंसान होता जो सीधा बोलता है तो इनके मुंह पर ही कह देता बूढ़ी रखेल या बूढ़ी बेशर्म वगैरह। तुम क्या यह हमारे परिवार की बेइज्जती नहीं है? उन भाई ने सारी जिंदगी मेहनत की, अब तो बस पुराने रिश्ते का लिहाज करके मुझ पे सहारा। पुरानी दोस्त को कुछ दिन घर में रहने दिया है। तुम्हारी हर बात में कांटे हैं। क्या यह कुन भाई के दिल में चुरा घोंपने जैसा नहीं है? मैंने 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़े हैं, धर्म और मर्यादा सीखी है, लेकिन कभी नहीं सुना कि किसी साहब की कोई महिला मित्र उनके घर आकर हुक्म चलाए और दूसरों के बेटे को सजा देकर पूजा घर में घुटनों पर बिठाए। यह रिवाज तो बड़ा अजीब है और हिंदुस्तानी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या आपने कभी जापान की नागरिकता ले ली है? शुभ दिन है, झगड़ा क्यों कर रहे हो? सब चुप रहो। नई बहू पहली बार घर आई है, घुटनों की सजा तो छोड़ दो, लेकिन चाय तो पेश करनी ही पड़ेगी। हाँ, कृपया दादाजी, पिताजी और माताजी आसन ग्रहण करें। मैं इस चेन महिला और दासी पुत्र चाचा से कहूंगी कि वे हट जाए। कुन भाई, जब तुम्हारी बहू मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं ट्विंग्यू और उनके परिवार को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नई बहू पहले दिन बड़ों को प्रणाम करने आई हूँ। तुमसे क्या लेना देना? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें आज रात ही खड़े टिकट लेकर लाल किले में जाकर कुछ दिन रहना चाहिए। सिक्योरिटी भगाए तो समझो बर्दाश्त नहीं, फिर रो धो कर और नाटक करके देश का लाल किला अपने नाम करवा लो। रुइन, तुम और कोई भी पहले एक तरफ हट जाओ। मैं, अरे जाओ ना। पापा, वो अरे बैठिए ना। दादाजी, चाय लीजिए। सब कहते हैं ये लड़की अनपढ़ है, पर इसके तौर तरीके ऐसे लग रहे हैं जैसे इसने दुनिया देखी हो। बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी माँ थी, जिन्होंने जियांग परिवार के सबसे बुरे दौर में अकेले पूरा घर संभाला था। जब जियांग घर में आ ही गई हो तो अब यही की हो। आराम से रहो, तुम्हारी कोई कमी नहीं होने देंगे। धन्यवाद दादाजी। पिताजी, चाय लीजिए। अरे शाबाश बच्ची, बहुत अच्छी चाय है। ये लो, ये रख लो। धन्यवाद पिताजी। माँ जी, चाय लीजिए। हाँ, अच्छा। ये मुयान का कमरा है, कुछ दिनों के लिए यही रहना पड़ेगा। माफ करना। बच्ची, मुझे सच में बहुत अफसोस है। ये बुजुर्ग किसी शुभ काम की जिद पर तुम्हें हमारे घर ले आए। तुम्हें तकलीफ हुई। ये पैसे मुयान की देखभाल के लिए हैं। रकम ज्यादा नहीं है, पर इसे ठुकराना मत। माँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ तो अब यही रहूंगी। हाँ, बहुत अच्छा। तो तुम आराम करो, कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता देना। हाँ हाँ, तुम आराम करो। चलो। जैसा मैंने सोचा था, हर युग में औरत की जिंदगी अच्छी तभी होती है जब उसके पास पैसा और ताकत हो। कुछ तरीका निकालना होगा जियांग क्विंग्यू के पूरे परिवार को खत्म करने का। फिर एक बच्चा पैदा करूंगी और अरबती परिवार की पूरी जायदाद सिर्फ मेरी हो जाएगी। मैंने ये क्या सुना? क्या मेरी बीवी ने
हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, 3 साल से मछली बेच रही है, एक डरपोक शर्मीली आम लड़की है। ये चालाक दिमाग और मारकाट की सोच आखिर है क्या? युतांग आराम हो गया। जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो, अच्छे समय पर। तुम्हारे भाई भाभी भी लौट आए हैं। जियांग क्विंगयू का बेटा, जियांग मुयांग का सौतेला भाई, जियांग सिनियान। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, आखिरकार जा ही रहे हो। उस काम के वक्त तो दरवाजा बंद करना आता है। दरवाजा तक बंद नहीं किया, मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे। बहू आ गई। आओ, जल्दी बैठो। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया है। ये सूप चखो। मैंने सुबह सुबह सब्जी मंडी से चुनकर लाया था। पूरी दोपहर पकाया है। शुक्रिया पापा। हाँ, बहुत अच्छा है। पसंद आया तो कल तुम्हारे पापा से और बनवा दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये देहाती मुर्गा बहुत गंदा होता है, गंध भी तेज है। मुझे तो फ्रांस के फार्म का ऑर्गेनिक चिकन पसंद है। यह नरम और बदबू रहित है। ताऊ जी, मुझे भी एक कटोरी दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। ये शायद देवरानी है, जियांग नियन की पत्नी वेंजिंगयान। देखने में तो जियांग किंग वायु के परिवार से कुछ अलग लगती है। हाँ, सच में बहुत अच्छा है। शुक्रिया ताऊ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पसंद आया तो अच्छा है। कितनी भाग्यशाली हो तीसरी भाभी, तीसरे भैया का प्यार भी है। और ताऊ जी का चिकन सूप भी मिलता है। मैं तो बस एक ड्राइवर की बेटी हूँ, हर पल अपमान सहती हूँ। मर जाना ही बेहतर है। ये कौन है? ये है तुम्हारे चचा जी की गोद ली हुई बेटी जांगशिया। उसके पिता तुम्हारे चचा जी के ड्राइवर थे उस साल। तुम्हारे चचा जी की जान बचाने में उसके माता पिता दोनों जल बसे। इसलिए चचा जी ने उसे अपनी बेटी बना लिया। तुम्हें पता है शिया को डिप्रेशन है, दिल की बहुत नाजुक है, फिर भी तुम उसे भड़काने की हिम्मत करती हो। जल्दी से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंगयान, ये तुम्हारी गलती है। जिंगयान, आज फिर भी परिवार की दावत है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बड़ी भाभी हो, तुम्हें उदार होना चाहिए। आज म्यूयान की पत्नी का घर में पहला दिन है। इस तरह ननद को सताओगी तो भाभी बनने की मिसाल कैसे पेश करोगी? मैं माफी क्यों मांगू? मैंने तो बस सूप पिया है। मुझे पता है तीसरी भाभी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझ जैसी नीच। जियांग परिवार में रहने लायक नहीं, नहीं ताऊ जी का चिकन सूप पीने लायक। मुझे मर ही जाना चाहिए, सब मुझसे नफरत करें, यही सही है। नहीं, ये क्या बात हुई? हमारा जियांग परिवार बहुत बड़ा है। एक कटोरी सूप के लिए इतना नाटक, सच में गरीबों वाली आदत है। गोकियांग शियुलान, आप बड़े हैं तो बड़ों जैसा व्यवहार करें। अगर नियम नहीं आते तो कम से कम भेदभाव तो मत करो। कहीं बड़े भाई और मिस सॉन्ग की आंखों की किरकिरी न बन जाऊं। शिया, ये खाना मेरे लिए था, नई बहू बनकर। घर में पहले दिन का स्वागत भोज। जियांग शिया ने जानबूझकर सबसे पहले मुश्किल खड़ी की। बाकियों ने मेरे सास ससुर को नीचा दिखाया। हर शिया को कोई ऐसे मार सकता है? सभी प्लीज नहीं है। मैं अरे भाई, आखिर आपको एक गोदी हुई बेटी से दिक्कत है या मुझसे? अगर मुझसे दिक्कत है तो पहले ही बता देते, मैं माँ को लेकर यहाँ से चली जाती। पूरे परिवार ने मिलकर इतनी सफाई से साजिश रची, ऐसी हरकतें ये लोग पहले भी कई बार कर चुके होंगे, लेकिन ऐसी घटिया चालें मैंने महल में बहुत देखी हैं। दादाजी, आप क्या कहते हैं? शिया बेचारी है। बचपन से ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया। हमारे घर में इतने सालों से दूसरों के भरोसे रह रही है, इसलिए मन थोड़ा संवेदनशील है। ये स्वाभाविक भी है। बड़े भाई, तुम दोनों बड़े हो, थोड़ा सहन करो। ये बात मुझ पर निशाना थी। साफ है, बूढ़े दादाजी सब समझते हैं, बस एक आंख खोलते हैं, एक बंद कर लेते हैं। इतने सालों का गोद लिया बेटा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। इस रात के वक्त कैसा रोना मचा रहा है, पड़ोसी सुनेंगे तो सोचेंगे दादाजी चल बसे। तुमने शिया को मारा? उसे मानसिक बीमारी है तो क्या तुम्हें भी? खाने की मेज पर चिल्लाना चीखना और अपनी बड़ी भाभी को नाम से पुकारना, ये कैसी है? सॉन्ग युतांग, तुमने हद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? सच में जैसा बाप वैसा बेटा। अपने पाले हुए दोनों बच्चों को देखो, एक पागल है तो दूसरा बदतमीज। तुम खुद बिना सोचे समझे लोगों को मारते हो, और फिर भी तुम्हें लगता है तुम सही हो? मेरे माता पिता और वो भाभी कुछ नहीं किया, बस उसने बिना वजह उन पर। वो खुद को पीड़ित दिखाती है। दिमाग पहले ही खराब था, अच्छा हुआ मैंने अभी थप्पड़ मारकर होश में लाया, वरना बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। दादाजी, मुझे पता है मिस सॉन्ग मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हमारे जियांग परिवार के मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं।
दादाजी, आप देखिए, इसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज विक्टिम मेंटालिटी में रोना धोना और ड्रामा कर रही है, कल इसे भी ज्यादा पागलपन करने की हिम्मत करेगी। हम जवान लोग तो भाग जाएंगे, पर आप बूढ़े हैं, आपके पैर साथ नहीं देते। अगर किसी दिन ये पागल हो गई और रसोई से 2 चाकू लाकर आपको काट डाले, तो वो बहुत खौफनाक होगा। मुझे लगता है अभी जियांग शिया को मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, ठीक होकर लौटे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बीमार नहीं तो ये क्या पागलपन था? पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बीमार नहीं तो एक कटोरी सूप के लिए। जान की धमकी देकर घर में क्लेश मचा रही हो। सॉन्ग यूटांग, बुजुर्ग रखेल, ये हमारे जियांग परिवार का मामला है, तुम्हारी जैसी नीच औरत की कोई दखल नहीं। मैंने कहा मैं कोई रखेल नहीं हूँ। तो एक रखेल होकर तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हें बुजुर्ग रखेल कहकर इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात समझो। मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है बेहतर होगा कि जियांग शिया को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। इलाज का खर्च हमारा जियांग परिवार उठाएगा, यही उनके माता पिता के एहसान का बदला होगा। तुम गवार हो, कुछ समझते नहीं, बकवास मत करो। शिया को डिप्रेशन है, उसका पागलपन से कोई लेना देना नहीं। डिप्रेशन में लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, पर ये जो सोचती है कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, वो मेंटल बीमारी है। तुम छोटी बहन, खुद चुन लो, अभी चुपचाप खाना खाओगी या मैं अभी फोन करके तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूं? लगता है चुपचाप खाना ही खाओगी, तो फिर सब बैठ जाओ और आराम से खाना खाओ। तुम बूढ़ी रखेल, बड़ी बहू घर का अनुशासन ठीक कर रही है, चुप रहो। मैं कोई आश्चर्य नहीं कि शिया बहन में तमीज नहीं है, सब कुछ तुम्ही ने सिखाया है, पूरा परिवार ही ऐसा है। जैसी जड़ वैसी ही शाखा। मैनेजर वांग, इस बूढ़ी रखेल की जगह यहाँ से हटाओ, इसे स्टोर रूम में बैठकर खाना खिलाओ। मालिक, ये भिया कुन, सारी गलती मेरी है, मैंने ही बेचारी बच्ची को गुस्सा दिलाया। अब इस जियांग परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मैं चली जाती हूँ। सॉन्ग वायुटेंग, मैंने अभी आंखें बंद नहीं की है। इस घर में फैसले लेने की हिम्मत तुम्हें कब से मिल गई? जीते हो, शुक्र है। इतना अच्छा खासा घर, वैध और अवैध संतान में कोई फर्क नहीं, न बड़ों का लिहाज न छोटों का, दिन रात लड़ाई झगड़ा, ये कैसा माहौल है? तुम तो बिल्कुल सही गलत की पहचान ही खो बैठी हो, उल्टा पुल्टा बोल रही हो। ये तुम, मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ? सच में गांव की औरत, हिम्मत तो देखो। घर में एक दिन भी नहीं हुआ और इस सबसे अमीर परिवार की पोत बहू की औकात ही खत्म हो गई। वायुटैंग, मैं और तुम्हारे पापा ठीक है, तुम हम दोनों की खातिर दादाजी को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ बेटा। एक पुरानी कहावत है, जब सबको बराबर न मिले तभी झगड़े शुरू होते हैं। घर चलाने का सबसे बड़ा नियम है सबके साथ एक जैसा बर्ताव। लेकिन आपने तो आंखें बंद कर ली और उल्टा पक्षपात पर उतर आए। जरा देखिए क्या हालत हो गई है। 100 साल पुरानी विरासत, बाहरी दुश्मन इसे जल्दी नहीं गिरा सकते, लेकिन अंदरूनी कलह इसे पल भर में तबाह कर सकती है। ये रखेल शुरू करती है, खून में मिलावट, बच्चों में फूट, ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे सब बर्बाद। जड़ से ही सड़ जाए तो ये कुल कब तक टिकेगा? दादाजी, सॉन्ग वायुटेंग की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अगर आपने इसे अच्छी तरह समझाया नहीं तो इसे कभी पता नहीं चलेगा कि इस घर में असली हुकूमत किसकी है। हाँ पिताजी, शिया अभी बच्ची है, माँ तो बस अपने बच्चे को बचा रही थी, लेकिन ये मिस सॉन्ग, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? कहीं ये आपका अपमान करने का बहाना तो नहीं ढूंढ रही? दादाजी, एक्साइम यहाँ जानती है कि मैं बाहर की हूँ, मैं जियांग परिवार में रहने लायक नहीं, मैं जाकर मरी क्यों न जाऊं, ताकि बड़े पापा और मिस सॉन्ग की आंखों की किरकिरी न बनो। अरे शिया, बहुत हो गया। खाना नहीं खाना तो यहां से निकलो। जियांग घर कोई नाटक घर नहीं है जहां तुम चीख चिल्लाकर तमाशा करोगी। सब बैठो और खाना खाओ। सॉन्ग वायुटेंग, तुम मेरे साथ आओ।
मिस सॉन्ग, आज तुमने हद कर दी। मैं 4 गुणों वाली स्त्री हूँ। जब मैं जियांग परिवार की बड़ी बहू बन गई तो पुरानी भाषा में कहें तो मैं ही भविष्य की मुखिया हूँ। अपना फाराजा निभाना मेरा अधिकार है। लगता है तुम्हारे विचार काफी पुराने हैं। पुराने नहीं, ये हमारे पूर्वजों का खून पसीने से कमाया हुआ अनुभव है। हजारों सालों से हर युग में जब इस मुखिया की अवधारणा को अंतिम रूप दिया गया, वो सिर्फ खून के आंसुओं से मिली सीख है। मैं अकेली इस घर में आई हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। लेकिन दादाजी, क्या आपके पास खोने को कुछ नहीं? अगर तुम में सच में दम है तो ये तुम्हारा ही होगा। तो फिर दादाजी, कृपया इसे मेरे लिए संभाल कर रखिए। ठीक है। दादाजी, अपनी नाजायज संतान के होते हुए भी राजा जो का बुरा हश्र हुआ। उसकी लाश भी नहीं मिली। अंतिम संस्कार वाला कोई नहीं बचा। गोद लिया बेटा, खून का रिश्ता नहीं तो क्या? सिर्फ पुश्तैनी मंदिरों में माता पिता की तस्वीरें रखी जाती हैं। कभी किसी ने पालक पिता की तस्वीर रखी हुई देखी है? सोंग युतांग, तुम चाहे कितनी भी चालाकी दिखा लो, मैं बस थोड़ा नखरे दिखाऊंगी और बूढ़े बाबा मुझ पर पिछल जाएंगे। कुन भाई, मिस सोंग का बोलने का तरीका बहुत कठोर है। बार बार मुझे रखैल कहती है, हर बार मुझे बाहर की औरत कहती है। यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें यह अपमान सहना पड़ा। आजकल के नौजवानों में युतांग जैसे संस्कारी बहुत कम है। वो नई है और यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती। तुम उसे माफ कर दो। कुन भाई, सच में इन सालों मुझे हमेशा पछतावा रहा, उस वक्त तुम्हें छोड़कर जाने का। अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, शादी कर लें, अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। अधूरा सपना? अरे रुइन, अब जैसा है वैसा ही ठीक है। क्या अब तुम मुझसे घृणा करने लगे हो? हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं अब, और तमाशा मत करो। कुछ साल साथ रह ले, जवानी का अफसोस मिट जाएगा। जवानी का वो अफसोस। मैं समझ गई, यह मेरा पागलपन था। इस उम्र में भी लोग मुझे नंबर 3 कहते हैं। बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। ये सूप चखो। मैं आज सुबह सुबह बाजार से ताजा चीजें लेकर आई थी। पूरी दोपहर इसे पकाया है। दादाजी, शियाओ यह जानती है कि वह इस घर की बाहरी है और बड़े पापा के हाथ का बना चिकन सूप पीने लायक भी नहीं है। मैं बताती हूँ ताकि बड़े पापा और मिसों की आंखों का कांटा बनूं। चाचा जी और मिस सोंग की आंखें। वो अकेली है जो मेरे अलावा पिताजी का साथ देती है। यहाँ तक कि जियांग डिंगकुन से भी भिड़ जाती है। मेरी ये नई भाभी सच में दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। दरवाजा बंद क्यों नहीं है? कोई भी परिवार कभी अपनी संपत्ति किसी बाहरी औरत को नहीं देता जब तक वो औरत जन्म न दे। उनके खून का बच्चा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो कोमा में बड़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई। इरादे तो एकदम साफ हैं, जरा भी नेक नियत नहीं है। अगर उसने सच में बच्चे को जन्म दिया तो सारी ताकत हथियाने के लिए। वो बाप को रास्ते से हटा भी सकती है। आज तो चुपचाप रहना, लौटने तक। हेलो।
मैं मंगल ग्रह स्थित पृथ्वी कार्यालय का किनशी हुआंग हूं। जल्दी पैसे भेजो। जब तक हम आकाशगंगा यान नहीं खरीद लेते तो तुम्हें आकाशगंगा का राजा बना दिया जाएगा। हा हा हा। झाओ जुआन, मैं हूं, मुझे होश आ गया है। ओ, तुम तो हमारे बिछड़े हुए हो। डिंग डोंग। मैंने तुम्हारे औरतों वाले कपड़ों में अत्यंत आनंद नृत्य का फुल एचडी वीडियो बैकअप कर लिया है, अलग अलग जगहों पर छुपाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अपने आप भेज दिए जाएंगे। तुम्हें होश कैसे आ गया? बकवास बंद करो, तुम पागल कैसे बन गए? मुझे पक्का यकीन है कि उस एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ है। वो ट्रक ड्राइवर कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। हादसे से 1 हफ्ते पहले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और उसकी पत्नी के खाते में अचानक से करोड़ों की विरासत आ गई थी। तो अब जियांग की कंपनी की मुख्य तकनीक बेचने के सबूत मिटा दिए गए हैं। उन बाप बेटों ने फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए और हिसाब भी बिल्कुल साफ कर दिया है। अब सिर्फ ड्राइवर वाली कड़ी बची है। अगर मैंने पागल होने का नाटक नहीं किया होता तो जियांग क्विंग यू के हथियारों से नहीं बच पाता। जियांग क्विंग यू मेरे पिताजी के घर लौटने से पहले से ही कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर कर रहा था। जिन ने शायद पहले से ही जियांग क्विंग से लिख कर है। हाँ, और बूढ़े मालिक पर भरोसा नहीं है। फिलहाल हम बाप बेटों के शेयर उसके बराबर ही हैं, साथ में दूसरी शाखाओं के असली शेयर मिलाकर और हासिल करने के लिए वो लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो आपकी सेहत और वो लोग जिन्हें हमने बड़ी मुश्किल से ग्रुप और उसके करीब भेजा था, पहले ही एक एक करके की तरफ क्या हाल है? आपकी पहले से बनाई रणनीति के मुताबिक पुराने प्रोजेक्ट सब आगे बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन लगभग पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुकी है और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ डील भी हो गई है। जी बॉस जियांग, आपकी तबीयत? कोई बात नहीं, मेरे शरीर को ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं। पहले हम सामने थे, वो छुपे हुए थे, लेकिन अब से वो सामने हैं, हम छुपे हुए हैं। और ऊपर से हमारे पास हिंगशिंग का तुरुप का पत्ता भी है। अभी जागने से वो सतर्क हो जाएंगे। वो आगे से भागते हैं, चाहे जान सच में गलती करे, वो आके मूंग लेते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ सबको नहीं कहा, बल्कि जान परिवार की जड़ पर चोट करके उसे अंदर भी दबाना है, ताकि बूढ़े बाबा चाहकर भी बचा न सके। मैं बेहोश ही होऊंगा, कोई जरूरी काम हो तो गुप्त संपर्क करना। हाँ, ड्राइवर वाला सूत्र टूटना नहीं चाहिए। उसकी पत्नी और बेटी को जरूर ढूंढो। मेरी इतनी अजीब नई दुल्हन आखिर दिखती कैसी है? मैं कसम खाता हूं, सच में जानबूझकर नहीं किया। आज सुल्तान मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा लड़कियों को छुपकर देखने वाला सड़ा हुआ बदमाश नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। ये चेहरा इतना लाल क्यों है? ओह, तो असर हो गया। अच्छा है, कल जारी रखूंगी। इस जमाने में सब अच्छा है, बस ये उत्तराधिकार कानून वैध पत्नी और वैध संतानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कोई तरीका निकालकर इन दासी पुत्र भाई बहनों और रखेल सुन्नी को पूरी तरह बाहर फेंकना होगा। कम से कम हाई स्कूल तक पढ़ी हूं। सोच इतनी अजीब कैसे है? मेरी ये नई दुल्हन आखिर है कौन? हाँ, एक चेहरा है जो मैंने पहले जांच के दौरान तस्वीरों में देखा था। यही चेहरा था तस्वीरों में। वही है सॉन्ग वायु टेंग, लेकिन बिल्कुल अलग है। कोई आम लड़की नहीं, कोई पैसे की भूखी औरत भी नहीं, बल्कि एक अलौकिक निर्लिप्त शख्सियत। चाहे सॉन्ग वायु टेंग अप्सरा जैसी सुंदर क्यों ना हो, यह उसकी सोच नहीं बदल सकती। पिता का नाम नहीं मिटने दूंगा। उस बूढ़े सॉन्ग जियाने से वसीयत लिखवाना नामुमकिन है कानूनी तौर पर। मैं उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अभी सबसे जरूरी काम यह है कि पहले जमीन के साथ एक बच्चा पैदा किया जाए, ताकत, रुतबा और हैसियत के साथ। सोंग परिवार को काबू करना बहुत आसान हो जाएगा। यह फिर क्या सोच रही है? छोड़ो भी, शादी कर ही ली है, अब बाहर थोड़े ही फेंक सकते हैं। इससे बढ़कर जब विज्ञान भी मुझे जगा नहीं सका। यही किस्मत का इशारा है। अपनी बीवी है, उसे खुद ही झेलना होगा। चेक कैश हो चुका है। इसके अलावा रोलेक्स, हीरे के कफलिंग और जेड पेंडेंट बेचकर मिले 38 लाख। कुल मिलाकर 1 करोड़ 38 लाख सब इस कार में है। वे पुरानी चीजें और नामी पेंटिंग्स भी जंचवा ली गई है, लेकिन पुरानी चीजों के व्यापारी ने ज्यादा दाम नहीं दिया। मैंने वे सामान
नीलामी घर भेजती है। दहेज से कुल मिलाकर 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा निकला है। थोड़ा कम है। शाबाश, मेहनत की। कोई मेहनत नहीं मालकिन, नीलामी अगले महीने रखी गई है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो खुद जाकर देख सकती है। नीलामी? जी हाँ, उस दिन यूनचेंग के सारे रईस और रुतबेदार खानदान आएंगे। अपनी पहचान दिखाने का यह बढ़िया मौका होगा। तैयारी करो, मैं वक्त पर जरूर आऊंगी। जी मालकिन। वायुटैन, तुमने कहा था सब्जी खरीदने चलेंगे, मुझे मॉल क्यों ले आई? माँ, आपको नए कपड़े कब से खरीदने चाहिए थे? माँ के पास पहनने को काफी कपड़े हैं, जो है उसी से काम चल जाता है। देखो ना, इस मॉल के कपड़े कितने महंगे हैं। चलो। नहीं, सच में जरूरत नहीं। ये कपड़े पहनकर तो जलन होने लगती है। नए कपड़े नहीं, जियांग परिवार में सुरक्षा नहीं है। थोड़ी भी पैसे बचाकर रखने की हिम्मत नहीं होती। एक भी चीज खरीदो तो घर वाले मजाक उड़ाते हैं। माँ, याद रखो, तुम अब सच में जियांग परिवार की बड़ी बहू हो। अभी भी और आगे भी हमेशा रहोगी। तुम्हें धीरे धीरे इस जगह पर बैठना सीखना होगा। जब मुयांग जागेगा तब तुम उसकी और अच्छे से देखभाल कर पाओगी। नहीं। माँ, तुम्हारी ये बहू है ना, फिर तुम्हें किस बात का डर? आज मैं पेमेंट करूंगी। कुछ अच्छे कपड़े लेने ही पड़ेंगे। चलो। बॉस, बूढ़े मालिक के पास जो आदमी लगाया था उसने अभी खबर भेजी है। बुढ़िया मैडम, बड़ी मिस और मैडम जी तीनों मॉल में हैं। कुछ गड़बड़ है। स्टीवर्ड वहां पहुंच गया है। क्या आप? जब स्टीवर्ड वांग पहुंच ही गया है तो थोड़ा रुकते हैं। हाँ, मुझे मॉल का आईपी एड्रेस भेजो। जियाशिया, जो भी बात है शांति से करो। घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। पहले मेरे साथ घर चलो। कोई गलतफहमी है तो दरवाजा बंद करके आपस में सुलझा लो। घर की बदनामी बाहर नहीं, तुम्हारी भाभी लिंडो सबके सामने क्यों फैला सकती है? जिशिया सफाई तक नहीं दे सकती। रहने दो चेंगेऊ, मैंने अपनी किस्मत मान ली। मैं अपने बच्चे का बाप जिशिया को देने को तैयार हूँ। उसका कार्ड भी जिशिया को देने को तैयार हूँ। तुम लोग बस। हम बेचारी माँ बेटे को परेशान मत करो, है ना? तुम्हारा पति मर चुका है ना? कानून जो इंसान मत खाओ, वो जिशिया के साथ कैसे रह सकता है? तुआन का बाप कैसे बन सकता है? तुम सोंग यूता, हद मत करो। गुआंग गुआंग का बाप मेरा भाई का ही है। वो अब मर चुका है तो अब नहीं गुआंग गुआंग का बाप। कोई दिक्कत है क्या? तो पहले लिंडू ने कहा कि जिशिया उसके बच्चे का कार्ड इस्तेमाल कर रही है, उसके बच्चे का बाप छीन रही है। ये सब तुम्हारी ही बात हो रही थी। जी चेंगयू, सही कहा ना? जियांग जिशिया, मैंने पहले ही कह दिया था हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम अपनी कब तक करते रहोगे? कब तक? अगर गुआंग गुआंग के पिता की आखिरी इच्छा न होती कि मैं उसकी देखभाल करूं तो मैं कभी तुम्हें जी परिवार में नहीं रहने देता और नहीं कभी तुआन तुआन को मुझे पिता कहने देता। जी चेंगयू, क्या तुम इंसान भी हो? जब तुम्हारी आंखें बेकार हो गई थी और तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, तब जिशिया ने तुम्हारी जान बचाई थी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुमसे शादी की। और अब तुम उस औरत के लिए झूठा आरोप लगा रहे हो। जी चेंगयू, पुलिस आने ही वाली है। शादी के रिकॉर्ड में सब कुछ साफ साफ दर्ज है। अगर जांच में सच में यही निकलता है कि जियांग परिवार की बड़ी बेटी तुम जैसे शादीशुदा आदमी का पीछा कर रही है, तो मैं जियांग परिवार की बड़ी बहू होने के नाते तुमसे वादा करती हूँ कि हमारा परिवार हर बड़े मीडिया चैनल के जरिए तुम्हारी और लिन्नू की सार्वजनिक माफी मांगेगा। तुम्हारा आर्थिक नुकसान भी भरेगा। लेकिन अगर यह झूठा इल्जाम निकला तो जी साहब, सोच समझ कर बोलिएगा। बड़ी बेटी ने बिल्कुल सही कहा। आज इतने सारे लोग मौजूद हैं। आप साफ साफ बताइए कि आखिर कौन किसका पीछा कर रहा है? कौन आपकी कानूनी पत्नी है? हमारे मालिक भले ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनकी आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। मुझसे गलती हुई, मैं भटक गया था। लूलू को गहरा सदमा लगा है। अब उसे और सदमा नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। हाँ, मेरा और चेंगयू का रिश्ता बिल्कुल साफ है। तुम लोग मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं मर ही क्यों न जाऊं? साफ है या नहीं मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई भी शरीफ औरत जिसका पति मर चुका हो अपने देवर से ऐसे चिपकी नहीं रहती। अगर मेरी भाभी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मुझे कोई मत रोको, मुझे मर जाने दो। तो जाओ। आत्महत्या की जिम्मेदारी किसी पर नहीं होती। मैनेजर वांग, अभी मिस लिन के लिए एक अच्छी कब्र चुनो और साथ में प्रोफेशन अंतिम संस्कार टीम का इंतजाम करो। खर्चा जियांग परिवार उठाएगा। गुआंग गुआंग के नाम है ना बाप, तो वो यतीम ही हुआ। मैनेजर वांग, साथ ही अनाथालय से संपर्क करो। जियांग परिवार अपनी ताकत से हमें दबा रहा है। हम बेचारी विधवा और यतीम को जीने का रास्ता नहीं दे रहा। चिल्लाती रहो, बदनामी भी जियांग परिवार की नहीं होगी। झेशिया, तुम मेरे साथ वापस चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज रात मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अरे, पहले कार्ड से पैसे चुराने की बात साफ करो भाभी। मैंने सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। कोई चोरी नहीं हुई। वो कार्ड मैंने ही दिया था तुम्हें नई भाभी के लिए तोहफा खरीदने के लिए।
तुमने आते ही मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि मैंने बच्चे के पिता का कार्ड चुराया। क्या तुम्हें इस बात के लिए मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये सब चेंग्यू ने खुद अपने मुंह से कहा था। उसने कहा था कि वो हम बेटे का ख्याल रखेगा। उसने कहा था कि उसका अपना बेटा है। तुम औरत, वो इतनी मेहनत करता है और तुम बाहर उसके पैसे उड़ाती हो। तुम्हें मानना बिल्कुल सही था। थप्पड़ मारो इसे। मैं तुम्हें ही मार रही हूँ, मैं ही जी चेंग्यू की कानूनी पत्नी हूँ। तुम्हारी औकात क्या है उसका कार्ड रखने की? तुम्हारी औकात क्या है घर की आर्थिक बागडोर संभालने की? तुम्हारी औकात क्या है सर से पांव तक सोने चांदी में लगी रहने की? तुम एक कुत्ते के खाने का पैकेट हजारों में खरीदती हो, जबकि हम मां बेटी का महीने भर का खर्च सिर्फ 100 रुपए है, क्योंकि मैं जी परिवार की बड़ी बहू हूँ, इस घर की मालकिन। तुम्हारा सारा पैसा मेरे ही हक में आएगा। तो फिर अदालत चलते हैं, कानून को फैसला करने दो। चेंग्यू, देखो इस औरत को मैंने पहले ही कहा था, ऐसे गरीब घर की औरतें सिर्फ पैसे के लिए शादी करती हैं। महीने का 100 रुपए भी गुजारे के लिए काफी नहीं। और ये अदालत जाने की धमकी दे रही है। चेंग्यू, ओह, तो हमारा जियांग परिवार एक गरीब घर है। हमारे परिवार की बेटी को हर महीने सिर्फ 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। जो कार्ड मैंने दिया था वो निकालो। चेंग्यू, मैं एक कमजोर औरत हूँ। अकेले एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। तुम कहते तो हो कि हमारा ख्याल रखोगे और अब मुकर रहे हो। तुम मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते हो क्या? पापा, ग्वांग अब खिलौने नहीं मांगेगा। स्कूल भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा खाना खाएगा। पापा, हमें अकेले मत छोड़ो ना। झिशिया, उन्हें कुछ पैसे दे दो, लेकिन भरोसा रखो सप्लीमेंट्री कार्ड तुम्हारे पास ही है। तुम जैसे चाहो खर्च करो। बोलो कि तुम गलत हो, करके दिखाओ। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। कार्ड निकालो, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आज से ये कार्ड तुम्हारे पास रहेगा। अब से तुम जैसे चाहो खर्च करो। अब तुम्हें भत्ता लेने की ऐसी बेहुदा जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। भाभी, बस एक कार्ड। तुम जी चेंग्यू इस वक्त जी परिवार की असली औलाद हो। जिशिया तुम्हारी पत्नी है और तुम उसे सिर्फ एक कार्ड देकर चुप करा रहे हो। तो फिर तुम चाहती क्या हो? आज से जिशिया जी परिवार की मुखिया है। वो पैसों का सारा हिसाब संभालेगी। सबको जी परिवार से बाहर निकालो। क्यों नहीं मानूंगी? जी एक्साइए, चलो। जब जी परिवार तुम्हें नहीं रख सकता तो हम जियांग परिवार चलते हैं। वहां तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी बनोगी। मुझे मंजूर है। ZXIA, मैं वादा करती हूँ। ये कार्ड रख लो, इसे मेरा वादा समझो। तो स्वाइप करो। जब उसी ने दिया है। इस मिस लिन की पूरी पोशाक कम से कम कई मिलियन की है। तुम्हारे पूरे शरीर पर बस कुछ हजार का सामान है। खूब का प्यार, कसमें और वादे, कौन नहीं कर सकता? मैं बस एक सच मानती हूँ। जहाँ पैसा वहाँ प्यार। वेटर, उससे भी महंगे कपड़े, बैग और गहने। मुझे सब चाहिए। सर से पांव तक के बच्चों के कपड़े, हर चीज के 10-10 पीस। और सबसे महंगे वाले। चलो। तुमने बहुत सहा है। बेटी हो या बेटा, सब माँ बाप की संतान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ब्याही बेटी पानी की तरह बहा दी जाए। पहले चाहे जो हुआ हो, अब से तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ खड़ी है। धन्यवाद भाभी। म्यूयान, यह बहू हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। मैं पत्नी को एक तोहफा देना चाहता हूं। तुम्हारी कोई सलाह? 2 दिन बाद। मेहमानों की सूची में पत्नी का नाम है। चाहो तो देखो पत्नी को क्या पसंद है, उसे खरीद कर भेज दो। ठीक है, मेरे खाते से 10 करोड़ ट्रांसफर करो। उसे जो भी पसंद आए जरूर खरीद कर भेजना। बॉस, अभी तक आप दोनों मिले भी नहीं हो। 100 करोड़ सच में कम है, तो 300 करोड़। 300 करोड़? कोई और दिक्कत?
बॉस, किसी औरत को गिफ्ट देने जैसी चीज पैसों से तोलते हो? एहसास, एहसास भी तो मायने रखता है। ठीक है। कल ही तो कह रहा था कि अभी नकली शराफत दिखाते रहना है। क्या मेरा बॉस वही जियांग यूयांग जो फौरन फैसले लेता है, कभी नरमी नहीं दिखाता, कभी दिल नहीं लगाता, अब पूरा दिमाग करता है। ये गलतफहमी वाली शादी शायद इतनी भी बुरी नहीं। मुझे सच में ऐसी ही बीवी चाहिए, कोमल और सच्ची, जिसमें दिमाग हो और हिम्मत भी, और ऊपर से इतनी खूबसूरत भी। वायु टैंग, अरे तुम इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं नीलामी में जा रही हूँ, काम खत्म करके लौटूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। रुको, 1 मिनट रुको। काका, वायुटैंग सुनो, सुना है इस नीलामी में चीजें काफी महंगी होती हैं। ये पैसे रख लो, जो पसंद आए वो खरीद लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। महल में माँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएगी। माँ के पास कुछ नहीं है, बस यही थोड़े पैसे हैं, रख लो, काम आएंगे। कल सोच रखना, ठीक है? हाँ माँ, बेटी याद रखेगी। माँ, बेटी जरूर कामयाब बनकर दिखाएगी। वायु टैंग, माँ तो बस तेरी सलामती चाहती है। मम्मी पापा, मैं तो बस ऐसे ही देखने जा रही हूँ, थोड़ा अनुभव लेने। कुछ खरीदने का इरादा नहीं है। रख लो ना, अगर कुछ पसंद आ जाए तो। रख लो। मैं सच में बस। भाभी, कार्ड वापस ही रख लो। तुम्हारी उतनी जेब खर्ची तो सफाई वाले को बख्शीश देने लायक भी नहीं। कैक्सिया, ऐसा मत कहो। गुओकियांग, शियुलान, ये बात दिल पर मत लेना। आखिरकार ये नीलामी कोई ऐसी जगह नहीं जहां हर कोई जा सके। लेकिन अगर तुम जाकर दुनिया देखना चाहते हो तो कपड़े बदलकर हमारे साथ चल सकते हो, रास्ते में ही सही। चलो दुनिया ही देख लेना। बड़े भाई साहब, ये कपड़े शायद ठीक नहीं रहेंगे। गेट पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें रसोई का सामान पहुंचाने वाला समझकर रोक लें। सही कह रहे हो, बड़े भैया भाभी घर पर ही ठीक हैं। वहां जाकर क्या करेंगे? बस बेइज्जती ही होगी। चलो। तुम लोग भी नीलामी में जा रहे हो? वैसे भी खाली बैठे हैं, बस ऐसे ही देखने चले जा रहे हैं। कोई 2 पसंदीदा चीजें खरीद लेंगे। माँ पापा, आप लोग कपड़े बदल लीजिए, मैं भी आपको दुनिया दिखा दूंगा। भाभी, बुरा मत मानना, तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो। तुम्हें पता भी है नीलामी क्या होती है? पता है नीलामी का दरवाजा किस तरफ खुलता है? ये मत सोचना कि ये कोई सुपरमार्केट है जहां मन चाहा तो घुस गए। वांग मैनेजर। बड़ी बहू, हुक्म कीजिए। बूढ़ी रखेल को और शिया मिस को उनके कमरे में भेज दो। आज की नीलामी में उन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या? सोंग युतांग, तुम्हारा क्या मतलब है? रखेल ही तो है, उसकी औलाद भी किसी काबिल नहीं होती, और ब्याही हुई बीवी तो और भी गई गुजरी होती है। यहाँ तक कि गोद ली हुई बेटी भी एक जहरीली और कड़वी औरत ही निकली। घर में अपने ही बड़े साहब और बड़ी मालकिन को उल्टा सीधा बोलती है। मैं भी आंखें मूंद कर अनदेखा कर रहा हूँ। लेकिन घर की बदनामी बाहर नहीं जानी चाहिए। आज से घर में रहकर आत्मचिंतन करो। जियांग परिवार के नाम पर किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल नहीं होना। सोंग युतांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युतांग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम भी जियांग परिवार के सदस्य हैं, हम क्यों नहीं किसी औपचारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते? और हाँ, नीलामी में जाने की इजाजत तो खुद बड़े बाबा ने दी थी। तुम्हें बाहर घूमने भेजा था, तमाशा बनाने नहीं। क्या आंटी जी फिर पूजा घर में घुटनों के बल बैठेंगी? सोंग युतांग, तुम्हारी यह हिम्मत, मुझसे इस तरह बात करोगी? भले ही बड़े पापा तुम्हें पसंद करते हैं, यह साफ है। मैं वैद पौत्र की पत्नी, इस घर की भावी स्वामिनी हूँ। इन्हें अंदर ले जाओ, दादाजी से सच कह देना। सोंग युतांग, यह मत सोचना कि तुमने बड़े पापा पर जादू कर रखा है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो इस घर में। अभी तुम्हारा राज नहीं चलता।
पापा, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे क्यों छोड़ दिया? इतना अपमान सहना पड़ा। काश पहले पता होता। मुझे इतना सताएंगी तो मैं मर ही क्यों न जाती। चाकू कहाँ है? मैं अपनी कलाई काट लूंगी। मैं खुद को चोट पहुंचाऊंगी। इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम आ ही गए। मैंने 50 साल तुम्हारी सेवा की है। मैंने कभी इन बाहरी चीजों की परवाह नहीं की, लेकिन सोचा नहीं था कि इस उम्र में एक छोटी सी लड़की के हाथों ऐसा अपमान सहना पड़ेगा। जियांग परिवार में अब सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। दादाजी, याया को बहुत तकलीफ हो रही है। याया की सांस फूल रही है। पापा, आप अनदेखा नहीं कर सकते। अगर उस साल लालच में अंधे होकर बच्चे नहीं बदले होते तो गोक्यांग की नेकदिली और ईमानदारी से ये परिवार बहुत खुशहाल होता। आज जैसा बिखरा हुआ कभी नहीं होता। न कोई हंगामा, न कोई बेचैनी। कून भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। तुम जल्दी से जाकर आराम करो। मैं नीलामी में नहीं जाऊंगा। मैं अभी रसोई में जाकर तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप बनाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है मैं बिना सोचे समझे पौष्टिक सूप नहीं पी सकता। गोक्यांग और एक्सायुलिन हालांकि कभी ये नहीं पूछते कि मुझे क्या खाना है या क्या पसंद है, लेकिन हमेशा बनाकर मेरे सामने लाते हैं। अपनी संतान नहीं है तो दिल भी अपना नहीं होता। हिलना मत, भूख नहीं है। गोक्यांग, एक्सायुलिन, चूंकि वायुटन चाहती है कि तुम दोनों जाओ तो तुम लोग भी साथ चलो। दादाजी सच में सब कुछ भली भांति समझते हैं। माँ पापा, मैं आपको कुछ गहने और कपड़े चुनने ले चलती हूँ। मैं आपको बाहर की दुनिया दिखाने ले चलती हूँ। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। बर्तन में अभी सूप पक रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं जा सकता। सोचो, उस नीलामी में सिर्फ अमीर और रसूखदार लोग होंगे। मुझे तो कांच और हीरे का फिर कभी नहीं पता। जाकर तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगा। इसीलिए तो बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक देखी नहीं है। क्योंकि तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो जियांग परिवार की जिंदगी में अच्छे से ढल जाओ। जब तक मैं हूँ किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी करो। मुझे परेशान मत करो। वांग स्टीवर्ड, दरवाजा अच्छे से देखना। कुन भाई, दादाजी। ROWEI आज नीलामी में जो भी पसंद आए बेझिझक बोली लगा देना, भाई दिलवा देगा। भाई, ये बहुत महंगा पड़ेगा ना? तुमने सॉन्ग वायुटन की जगह सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी की जिम्मेदारी इतने सालों निभाई, इतने जुल्म सहे। तुम्हारे लिए 2 चीजें खरीदूं तो क्या हुआ? तो क्या दीदी नाराज हो जाएंगी? वो अभी सबसे अमीर परिवार की बहू है। अगर उन्होंने मुझसे बदला लिया तो क्या होगा? जियांग परिवार में बाहर का काम जियांग किंगवायु संभालते हैं। अंदर की बातें बुजुर्ग की करीबी दोस्त श्रीमती चैन और जियांग किंगवायु की पत्नी WCAI तय करती है। वो जियांग गोक्यांग और उसका गवार परिवार, उन्हें तो जेब खर्च तक नहीं मिलता। फिर सॉन्ग वायुटन की तो बात ही छोड़ो। जियान ने ऐसा मत कहो। हालांकि वायुटेंग बच्ची अपनी माँ की परवरिश में जहरीली हो गई है, लेकिन आखिर तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं फिर भी चाहती हूँ कि वो खुश रहे। हाँ, दीदी चाहे कैसी भी हो, वो हमारे सॉन्ग परिवार की ही है। मैं बाहर कभी उनकी बातें नहीं करती, कहीं हमारा नाम खराब ना हो। तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का ख्याल रखती हो। उस सॉन्ग वायुटन की माँ जैसी नहीं। एक औरत घर पर रहकर पति और बच्चों की देखभाल नहीं करती, बल्कि बाहर जाकर दिखावा करती है। सबको बताती फिरती है कि वो कितनी काबिल है और कैसे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। वो बदजात लड़की भी उसी पर गई है। उसने कभी मुझ अपने बाप की इज्जत नहीं की। अच्छा भला उन दोनों की बात क्यों कर रहे हो? असली परिवार तो हम लोग हैं। हाँ बिल्कुल, असली परिवार तो हम ही हैं। श्रीमती जियांग आ रही है। सबसे अमीर परिवार की शान ही अलग है। उस गाड़ी में बैठी हैं शायद श्रीमती चेन और जियांग की दूसरी पत्नी। सॉन्ग वायुटेंग एक नई बहू है। इतनी बड़ी शान। मेरी माँ सही कहती थी, सॉन्ग वायुटन भला उसकी क्या शान होगी। बहू रानी आ रही है।
बस कोमा वाले से ब्याह किया है। क्या समझती है? बिया, ऐसा मत कहो। गांव में पली बढ़ी गरीबी झेली है, सुना है 5 रुपए में। बूढ़े लफंगे उसका फायदा उठा लेते थे, अब पैसों के लिए। कोमा में पड़े मरीज से ब्याह करना आम बात है। वो किस खेत की मूली है? तुम लोग बकवास मत करो। मेरे बेटे की शादी दोनों घरों की दादियों ने तय की थी। जब मेरा बेटा ठीक था तब तुम्हारा सोम परिवार लाड पकाता था और अपनी अवैध संतान सोनू रिया को उसके लिए मरना चाहता था। और जैसे ही मेरा बेटा बीमार पड़ा तुम लोगों ने पलटी मार दी। कहने लगे ये शादी वायुटंग की है, उसे ही करनी होगी। अब जब वायुटंग आ गई है तो हर कोई उस पर कीचड़ उछाल रहा है। इतने जहरीले दिमाग कैसे हैं तुम्हारे? डर नहीं लगता कि रास्ते में बिजली गिर जाए? अरे नहीं, ये जियांग युयान तो कोमा में पड़ा हुआ है और तुम अभी उसकी इतनी हिफाजत कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप अपने बेटे का हक इस्तेमाल करके उसे ऐसा बच्चा देने की सोच रहा है जिसका बाप कोई न जाने? तुम बिल्कुल वही, बिना शादी के पैदा हुई अवैध संतान। दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी बातें। तू पागल है? हम एक ही माँ बाप की संतान है। तेरी नजरों में तो बस वही है ना, पाप धोने वाली दासी जिसे तू अपनी मां मानती है, उसी दासी की अवैध संतान। मुझसे बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? तू होती कौन है? सच में सोचती है कि सबसे अमीर परिवार में शादी करके तू कोई शाही बहू बन गई है? सुन ले, तेरे जैसी लोग देर सवेर इस घर से बाहर निकाल दी जाएंगी। इसे पकड़कर बाहर ले जाओ, मुंह तोड़ दो। ये क्या कर रही हो? दीदी, तुम भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? भले ही तुम जान परिवार की बहू बन गई हो और हमें अपने सगे भाई बहन मानना नहीं चाहती, पर सबके सामने मारपीट नहीं कर सकती। मुंह दबाकर बाहर ले जाओ। सोंग युतांग, नालायक लड़की। माफी चाहती हूँ सभी लोग, आप सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये दोनों मेरे सौतेले भाई बहन हैं, अवैध संतान। इनकी माँ रखेल सुन कोई इज्जतदार औरत नहीं है, पाप धोने वाली दासी है, इसलिए इनके बच्चे बेशक बदतमीज ही होंगे। मेरा ससुराल जान परिवार बहुत नेक और शरीफ खानदान है। आज इन्होंने यहाँ मेरे ससुराल की इज्जत पर सवाल उठाने की हिम्मत की। ये आप सभी सवाल उठाएंगे, इसलिए मैंने घर की बड़ी बेटी को तमीज सिखाई है। ये आप लोगों को तकलीफ न दें। आज अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ कर दीजिए। जान परिवार वाकई बहुत सभ्य और संस्कारी खानदान है। यहाँ वैध वंश ही घर चलाता है, तभी शांति है। अवैध संतान हमेशा झूठ बोलती है और लड़ाई शरारत करवाती है। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। आखिरकार ये जान परिवार की बहू भी है। देखो कितनी शानदार सोच है इनकी। आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं अभी छोटी हूँ, पहली बार ऐसे मौके पर आई हूँ। आगे अगर कोई कमी रह जाए तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। खुद बड़े साहब ने इन्हें चुना है। इतना सख्त फैसला लेना और सही गलत की इतनी गहरी समझ, यही तो एक सच्ची गृहस्वामिनी की पहचान होती है। युतांग, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे और तुम्हारी माँ के तलाक की वजह से नाराज हो, लेकिन मैंने और तुम्हारी सुन आंटी ने कानूनी तौर पर शादी की है। अवैध संतान वैध संतान जैसी बातें करना कितना गलत लगता है। तुम्हें इस तरह सबके सामने हंगामा नहीं करना चाहिए था। पिताजी, आपके कहने का मतलब तो यही है ना कि मैं बेवजह बवाल कर रही हूँ। इस घर की अवैध संतान बदतमीज है, सबके सामने गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन यहाँ बैठे सभी लोग कितने इज्जतदार हैं। अगर कल को किसी बात पर क्या आप भी उन पर इसी तरह उंगली उठाएंगे तो ना ही आपका हमारे परिवार की होगी। मैं इस परिवार की वैध बड़ी बेटी हूँ। क्या यह स्वाभाविक बात नहीं है? सोंग युतांग जियांग परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही है। बुजुर्ग जियांग ने उन्हें पोते बहू मान लिया है और अब तो इतने सारे प्रतिष्ठित परिवार भी उन्हें मान्यता दे रहे हैं। तुम दोनों यहाँ आओ। नालायकों, इतने सालों में तुम्हें सिखा नहीं पाया। ये सब बकवास तुमने कहां से सीखी? तुरंत सोंग युतांग से माफी मांगो। पिताजी, आपने मुझे मारा। पहले उसने हाथ उठाया था, मैंने कहा माफी मांगो। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे सौतेले भाई बहन जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं तो रहने दीजिए। मैनेजर वांग, दादाजी को फोन लगाइए और कहिए कि सीईओ सोंग अपने अवैध बच्चों को भी काबू में नहीं रख पा रहे। मुझे उनकी कंपनी चलाने की क्षमता पर गंभीर संदेह है। भविष्य में सोंग परिवार के साथ कारोबार पर पुनर्विचार करना होगा। कमीने, घुटनों पर आ। जुबान चलाने की यही सजा मिलेगी। तुम भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मैं नहीं मानूंगी। पिताजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं और जान परिवार से आपको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये अवैध संतान मेरे सास ससुर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब रिश्ता ठीक नहीं, वकील से सलाह लूंगी और देखूंगी कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। घुटनों पर आओ। घुटनों पर। सुन, अपनी औलाद को तमीज सिखा, माफी मांग। भले ही मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम जिद पकड़े बैठी हो। ये सबसे अमीर खानदान की बहू होने का रुतबा दिखाकर मुझे दबाओगी। तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। पिताजी, अय्या मुझ पर ताना मार रही हैं। बेहतर होगा आप और अय्या मुझसे दूरी बनाकर रखें, वरना मुझे बेवजह बड़ों की बेइज्जती करने का इल्जाम झेलना पड़ेगा। तुम माफी मांगने को कहा तो मांगो। इतना नाटक क्यों?
बहू रानी, मुझसे औलाद को तमीज सिखाने में चूक हुई, माफ करें। माफ करें। तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे कहोगे कि तुम केवल बैठकर माफी मांगो? पिताजी, देखिए ये सब। माफी मांग, वरना कार्ड बंद कर दूंगा। माफ करो, जोर से माफ करो, और जोर से माफ करो। अरे वाह मेरे प्यारे भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, पंगा नहीं लूंगी। तुम्हें माफी मुझसे नहीं, मेरे सास ससुर से मांगनी चाहिए। किस बात पर? माफ करे जियांग अंकल, माफ करे जियांग आंटी, और तुम भी माफी मांगो। बहन ने झूठ नहीं फैलाया, माफी की जरूरत नहीं। जिसने अफवाह फैलाई वही माफी मांगे, बाकी लोगों का कोई कसूर नहीं। देखो, इस बात में निकाली झूठा सच्चा परिवार जैसा मैंने सोचा था, बस दिखावे का तमाशा है। सॉन्ग जाने को बस अपना फायदा चाहिए। सॉन्ग मिल है आखिरकार। संगठन की औलाद नहीं है, संगठन और उसकी बेटी वैसे भी कुछ अच्छी नहीं है। मैंने बस हल्की सी चाल चली और इनमें फूट पड़ गई। अब मैं इस आग को और भड़काऊंगी, कोशिश करूंगी कि खून खराबा तक हो जाए, तभी तो वैसे भाई पूरा फायदा मिलेगा। अरे वो वायुटंग, समधी जी, समधन जी, तो हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ पापा, अंदर चलिए ना। पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आज मुझे कोई अनमोल चीज जरूर दिलवाइएगा। अरे हाँ, जो तुझे पसंद हो सब कुछ दिलवाऊंगा। भाई, अभी भी खड़े हो, अंदर चलो ना। सोंग युतान, मुझसे बदला लेने की कोशिश मत करना। भाई बहन में भला कोई दुश्मनी होती है क्या? मैंने तुम्हें इसलिए डांटा था कि तुम गड़बड़ न करो, कल किसी और के सामने भी बोल दोगे। अगर किसी को बुरा लग गया तो नुकसान पूरे सोंग परिवार का ही होगा। अब मामला सुलझ गया है, हम फिर भी एक ही परिवार हैं। चलो तुम्हें थोड़ी दुनिया दिखा देता हूँ। आइए। आप ही जियांग परिवार की बड़ी बहू है ना? बड़ी बहू के आगमन से आज की नीलामी सचमुच शानदार हो गई है। ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं। हमारा होटल चेन का कारोबार है। आगे कभी मौका मिले तो कृपया मार्गदर्शन जरूर दीजिए। मिस्टर सोंग, बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से अंदर आइए। पिताजी खड़े क्यों हैं? चलिए मेरे साथ वीआईपी कमरे में बैठिए। हाँ, चलो। ओ, तो वीआईपी कमरा भी है? वहाँ बैठने वाले कौन है समझती हो? तुम एक रखेल हो और ये दासी पुत्री है। अंदर जाने की हिम्मत कैसे हुई? तो लोग सोचेंगे कि सोंग परिवार जानबूझकर उनका अपमान करने आया है। तुम दोनों जाकर बाहर हॉल में बैठो। भैया, तुम सोंग परिवार के इकलौते बेटे हो। आगे चलकर पूरा सोंग कारोबार। वीआईपी कमरे में जाकर दुनियादारी सीखो। सही लोगों से रिश्ते बनाओ, इनके साथ क्या पाओगी? तुम्हें आगे चलकर बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना है और सामाजिक तौर पर उठना बैठना है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऐसी औरतों के साथ घूमते हो तो तुम समाज में अपनी इज्जत कैसे बचाओगे? सोंग युतान, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी बुजुर्ग हूँ। एक पाव धोने वाली दासी से बनी रखेल। सच में खुद को कोई सम्मानित बुजुर्ग समझने लगी है? मेरे बड़े भाई एक वैद वंश के बड़े बेटे तुम्हारे बहकावे में आकर अपना रुतबा खो बैठे, एक अवैध संतान बन गए। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम पवित्र हो गई? सभी लोग कृपया अंदर आइए। समधी जी, समधिन जी, पहले आप लोग चलिए। पति जी, माफ कीजिए, नीलामी के नियमों के अनुसार मालिक के निमंत्रण के बिना वीआईपी कक्ष में प्रवेश नहीं किया जा सकता। आप दोनों की सीटें उधर है। बहुत बढ़िया किया यू। कंपनी में तुम्हारे होने से मैं निश्चिंत हूं। जल्दी लौटो, टेक्निकल संभालो। मुझसे सच में नहीं हो पाता। मैं तो कोमा में हूं। तो आखिर कब तक ऐसे ही कोमा में पड़े रहोगे? बस जल्दी ही। लाभ वहां से ही रहा है। लगभग 9 पर हम में को सोंग युटांग ने बुरी तरह से बदलाया हुआ है। अब उनके दिल में उस परिवार के लिए धीरे धीरे शक पैदा हो गया है। बस हमें उनकी कमजोरी हाथ बजाए और साथ में सोंग युटांग का यह छलावा। तो उन्हें सत्ता से बाहर निकालना बस समय की बात है। तो इसका मतलब छोटी भाभी सच में मदद कर सकती है? पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना एक सच्ची सहगामिनी। भाभी तो भाभी होती हैं, यह छोटी बड़ी क्या? अरे वो हमसे 5 साल छोटी है, तो क्या वो छोटी भाभी नहीं हुई? सोंग युटांग मेरी विधिवत ब्याही हुई पत्नी है।
अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो वह तुम्हारी भाभी हुई। कोई छोटी बड़ी भाभी नहीं होती। मैं कोई अमीर खानदानी बिगड़ैल नौजवान नहीं हूँ और नहीं वह मेरी कोई रखेल है। भाई, तुम सच में गंभीर हो? हाँ, वह बहुत अच्छी है। तो फिर संभाल कर रखना। भाभी जैसी होशियार और खूबसूरत औरत पर तो बहुतों की नजर रहेगी। मेरी बीवी खूबसूरत है, यह मुझे पता है। छी, प्रेम में अंधा आदमी। चुप रह यार, नीलामी शुरू हो चुकी है। देवियों और सज्जनों, यह नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। यह हीरे की ब्रोच जिंगजू संग्रहालय से है। शुरुआती बोली 20 लाख है। यह वाली खूबसूरत है। 21 लाख। क्या कोई और बोली लगाना चाहेगा? $21 लाख पहली बार। पिताजी, दादाजी ने मुझे सब बता दिया। जियांग परिवार ने तब 3 करोड़ और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया। अगर आपकी कमाई मुझ पर खर्च नहीं होगी तो फिर साझेदारी का काम। 21 लाख दूसरी बार। बेटी, मैं अभी तुम्हारे दादाजी को फोन लगाता हूं। मैंने उन्हें अपनी किडनी दान की है। वे मेरी बात जरूर मानेंगे। तुम बस थोड़ी जल्दबाज हो। जो चीज तुम्हें चाहिए, पिताजी ने कब मना किया है? पिताजी ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर बोली लगाइए। 21 लाख तीसरी बार। 30 लाख। पिताजी ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर बोली लगाइए। इसे खरीदो। भाभी को यह पसंद भी नहीं। तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? तुम्हारी भाभी सोंग परिवार को फंसाने की योजना बना रही है। मैं उसके पिता के लिए दाम बढ़ा रहा हूं। ठीक है। 30 लाख। पागल हो? 20 लाख से ज्यादा घाटा है। रख दो फोन। तुम अपने पिता के स्वभाव से अनजान नहीं हो। वे तुम्हें जरूर डांटेंगे। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारी भरपाई कर सकूं। 35.5 लाख। पिताजी। सामने वाला जरूर फिर बोली लगाएगा। 40 लाख तक पहुंचते ही मैं सोंग वाई से कह दूंगी कि कीमत सही नहीं है। अगली चीज देखते हैं। 35.5 लाख पहली बार। 35.5 लाख दूसरी बार। कोई और बोली लगाना चाहेगा? 35.5 लाख तीसरी बार। उसके लिए 50 लाख छोड़े थे, फिर भी हड़पा नहीं। क्या वह मेरी मदद कर रहा है? सामने कौन है? मैडम, अंदर एक टेक्नोलॉजी टाइकून है। नाम है हेंगशिंग। विदेश से पैसा कमाकर आए हैं। काफी ताकतवर है। वीआईपी कमरे में बैठे आदमी का सरनेम है गो। अरे एक्सायुलिन, तुम्हें नहीं लगता कि सामने वाले कमरे की आवाज बहुत जाने पहचानी है? हाँ, ये आवाज बहुत समय बाद सुनाई दी है, लेकिन फिर भी बहुत परिचित लगती है। सरनेम गो? हूँ। कोई बात नहीं, तुम नीचे जाओ। सॉन्ग पायूटेंग वो नटखट अपनी माँ की तरह ही बस छीनना जानती है। अगर तुम लोग मुझसे पर्याप्त प्यार करते तो क्या वो कभी जीत पाती? मुझे पता था तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हाँ पिताजी, मैंने अभी नीलामी सूची देखी। उसमें एक घड़ी है जो भैया पर बहुत जंचेगी। क्यों न भैया के लिए भी एक ले लें? वाई यूटिंग, तुम्हें पता है मेरे पास भी फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं हैं। पिताजी, मेरा सौतेला भाई दूसरी औरत को मां मान बैठा। पर आखिरकार वही हमारे सॉन्ग परिवार का इकलौता बेटा है और हमारे परिवार का इकलौता वारिस भी। उसकी इज्जत ही हमारे परिवार की इज्जत है। और अभी बाहर वालों के सामने वो छोटे मालिक हैं। पहचान की चीज नहीं तो लोग क्या समझेंगे? कि हमारा सॉन्ग परिवार दिवालिया हो गया। अपने दादाजी को फोन करो। उनसे कहो कि साझेदारी रद्द कर दें। ठीक है, क्लिक करो।
देवियों और सज्जनों, अब हम देखेंगे इस नीलामी की एक महत्वपूर्ण वस्तु। कृपया देखें। शुरुआती बोली। पापा, थोड़े पैसे दो। कितना चाहिए? 2 लाख। मैं अभी अकाउंटेंट से कहता हूं तुम्हें 2 करोड़ भेज दे। 2। चल निकल यहां से। 2 अरब। दो करोड़ प्राप्त हुए। हेलो पापा, पहली बार नीलामी में गए हो। जो पसंद आए खरीद लेना। वैसे तुम दोनों और वायुटन को इन चीजों की समझ नहीं है, बस ऐसी ही मौज मस्ती के लिए खेल लेना। अरे धन्यवाद पापा। यू टैंग, मैंने तुम्हारे कार्ड में 2 करोड़ भेज दिए। जो नीलाम करना चाहो करो। समधी जी, इतने सारे पैसे बस उसके मनोरंजन के लिए है। अरे, इतनी अच्छी बहू को तो लाड़ प्यार करना ही चाहिए। और फिर वायुटेंग समझदार भी है, योजना अच्छी बनाती है। घर का पैसा उसे दूं तो मुझे पूरा भरोसा है। अरे फिर ऐसा करते हैं, हमारे घर का सारा पैसा वायुटेंग ही संभाले। हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वायुटेंग हम दोनों से बेहतर हिसाब रखती है। मम्मी पापा, मैं आपके भरोसे पर खरी उतरूंगी और जियांग परिवार की संपत्ति अच्छे से संभालूंगी। समधी जी, वायुटेंग पहली बार नीलामी में आई है। हमारे परिवार ने 2 करोड़ दिए, आप तो उसके पिता है। कितने पैसे देने की तैयारी है? मैं अरे, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूं। समधी जी, आप। बहुत सुंदर है, उस पर बिल्कुल जचेगा। 10 करोड़। 10 करोड़ पहली बार। 16 करोड़। 16 करोड़ पहली बार। 18 करोड़। 20 करोड़। 20 करोड़ पहली बार। 22 करोड़। 22 करोड़ पहली बार। 28 करोड़। 28 करोड़ पहली बार। कोई और बोली? 28 करोड़ तीसरी बार। सौदा तय। आखिर इस वीआईपी बॉक्स में बैठा कौन है? इतना दमदार? लगता है जियांग परिवार वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। सामने बैठे ये मिस्टर गु सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। इतना महंगा हार खरीदने का दम रखते हैं। बदकिस्मत हूं मैं, मेरे पति तो अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। पता नहीं कौन सी कमीनी औरत इतनी भाग्यशाली है जिसके लिए कोई मर्द इतना पैसा लुटा दे। ऐसा मत बोलो। जो हार खरीद सकता है उसे हम छेड़ भी नहीं सकते। सोंग यूतांग ये कमीनी औरत समझती है जियांग परिवार में घुसकर वो बड़ी बन गई। असल में उसे तो बस थोड़े पॉकेट मनी मिलती है। असली चीजें तो बड़े लोगों के पास होती हैं। अब पेश करते हैं इस नीलामी की सबसे कीमती चीज। कृपया देखें। ये क्या बकवास है? यही है सबसे बड़ी चीज। कोई पुरानी किताब लगती है, लेकिन इतने लायक तो नहीं लगती। सम्मानित अतिथिगण, ये जिंग राजवंश की एक प्राचीन पांडुलिपि है। इस पांडुलिपि का मालिक जिंग राजवंश के शाही रसोई घर का प्रमुख ही शुआंगशी था। छोटा शीजी, युतांग, क्या तुम इसे जानते हो? मालकिन, ये केकड़ा पेस्ट्री है। मैंने खुद बनाई है। आप चक्कर देखिए। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शाही रसोई के मुख्य रसोइयों ने दूसरी रानियों से डांट खाकर अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। आखिर मुझे छोटा चुनाव कर दिया। शियाओ शीजी, अगर मैं न खाऊं तो भी चलेगा। अरे मालकिन, मुझे खाना बनाना वैसे भी पसंद है और मेरी जान तो आपने ही बचाई है। अगर आप न होती तो आज मैं कर्ची तक नहीं उठा पाती। मालकिन, आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूं
मैं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। हमें अच्छे से जीना है और कुछ बनकर दिखाना है। जब मैं कामयाब हो जाऊंगी तो राजधानी में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा होटल खोलूंगी और फिर पूरे देश में। किताबों में इस बारे में नहीं पढ़ा। ओह, मैंने इस शख्स के बारे में सुना है। यह हेशी पाकशास्त्र के जनक है, जिंग राजवंश के महारसोया। सच में ऐसा कोई व्यक्ति था? मुझे तो लगा कि यह परिवार अपनी झूठी तारीफ करता है। समय बदला। यह व्यंजन विधि खो चुकी थी और आज फिर प्रकट हुई है। इसलिए यह व्यंजन विधि न केवल हजारों साल की संस्कृति का खजाना है, बल्कि खानपान की सभ्यता का जीवित जीवाश्म भी है। यह महारसोया है शुआंगशी की अमूल्य धरोहर है। हमारी विशेषज्ञ टीम के आकलन के अनुसार इस वस्तु की शुरुआती बोली 10 करोड़ युआन है। हर बोली कम से कम 1 करोड़ बढ़ानी होगी। बोली शुरू करें। 20 करोड़। 20 करोड़ एक बार। आजकल लोग सचमुच कितने अमीर हो गए हैं। यह है परिवार के लोग हैं। कौन से है परिवार के? हेशी पाकशास्त्र। इतिहास में साफ लिखा है कि शुआंगशी ने बुढ़ापे में महल छोड़ने के बाद एक होटल खोला था। उस समय जिंग सम्राट मुजोंग ने अपने हाथ से समुद्र शांत और नदियां स्वच्छ वाले 4 अक्षर उन्हें भेंट किए थे। बाद में उन्होंने 3 शिष्य बनाए। सभी ने उनका उपनाम हे अपनाया। हेशी पाकशास्त्र उन्हीं में से एक वंश की संतानें हैं। तो ये बात है, पूर्वजों की धरोहर फिर प्रकट हुई, इसीलिए इतना पैसा लगा रहे हैं। अरे, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता भी इस हेशी शाही रसोई की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। 300 करोड़। ये कौन है? दिमाग खराब है क्या? कोई अपने ही पूर्वजों की चीज खरीद रहा है। इसे क्या पड़ी है? शायद ये मेरी बीवी है। यहाँ बोली 300 करोड़। 300 करोड़ पहली बार। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप आजकल रोज खाना क्यों बनाते हैं? खाने के लिए ही तो। हमारा पूरा परिवार खाना तो खाता ही है ना। और हाँ, ये मेरा शौक भी है। मैं 13 साल से खाना बना रहा हूं। एक दिन ना बनाओ तो बेचैनी होने लगती है। तो आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा? इत्तेफाक से इसी हो शाही बावर्ची की एक चेन रेस्टोरेंट हमारे इलाके में थी। तो आप सच में हो वंश के उत्तराधिकारी हैं? ये पता नहीं मैं हूं या नहीं, पर जब सीख रहा था तो उस्ताद लोग बस बढ़ा चढ़ाकर बातें करते थे। मेरे हिसाब से सब सच है। छोटी सी की खाना बनाने की सबसे बड़ी खासियत, वो हर खाना बना सकती है और पापा की हर डिश मुझे बहुत पसंद है। अगर पापा सच में हो वंश के उत्तराधिकारी हैं तो सब मेल खाता है। तुझे लगता है तो सही ही होगा। तो क्या अब मैं रोज जो चाहूँ वो आप मेरे लिए बनाओगे? बिल्कुल। तू हमारे घर आई है तो अब मेरी बेटी है। सोना चांदी तो नहीं दे सकता, पर अच्छा खाना तुझे कैसे नहीं खिला सकता? जो खाना हो पापा को बता, मैं बना दूंगा। हाँ, वो ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और प्रीमियम बीफ तो मैं उगा नहीं सकता। पिछवाड़े में तेरे लिए मुर्गियां बत्तखें पालूंगा। ये करूंगा और तेरे लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाऊंगा। तेरे पापा से जो बनवाना हो बनवा लो। हम सब आम लोग हैं। आखिरकार जिंदगी में दिन के 3 वक्त का खाना ही तो मायने रखता है। 310 करोड़। 310 करोड़ पहली बार। कोई और बोली? 400 करोड़। यहाँ 400 करोड़ की बोली लगी है। ये कौन है? जियांग परिवार। और ये तो जियांग परिवार की नई बहू है, बड़े बेटे की पत्नी। अमीरों की बात ही कुछ और है। मुंह खोलते ही 90 करोड़। ये नीलामी है या पैसे जलाने का मुकाबला? 400 करोड़ पहली बार। धत तेरी बीवी पागल हो गई है। लगता है ये पांडुलिपि उसके लिए बहुत मायने रखती है। कितनी भी मायने रखे, वो 400 करोड़ है भाई। इससे तो पूरी इमारत खरीदी जा सकती है। सांस्कृतिक विरासत अमूल्य है। और हाँ, क्या मुझ में इतने पैसे नहीं हैं? 5 करोड़। 5 करोड़ एक बार। 6 करोड़। 6 करोड़ एक बार। 7 करोड़ एक बार। 'दिया जलाओ। दिया जलाओ। दिया जलाओ। यह औरत पागल हो गई है। यूजिंग में ऐसा भी कोई है। यह जियांग परिवार की नई बहू है, बड़े बेटे की पत्नी।
सोंग युतांग। बहू, दिया जलाना क्या होता है? मतलब सामने वाला कितना भी गोली लगाए, हम हर हाल में पीछा नहीं छोड़ेंगे। मालकिन, आप ऐसा करेंगी तो मालिक को क्या जवाब देंगे? और अगर सामने वाला हमसे आखिरी दम तक भिड़ता रहा तो? चिंता मत करो, मैंने जब यह पैसा लगाने की हिम्मत की है तो सब सोच समझ कर की है। सामने वाला अभी मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर रहा होगा। अंकल वांग, आप व्यवस्था करिए, मेरी पहचान और पृष्ठभूमि बाहर फैला दीजिए। बेटी, ये दिया थोड़ा ज्यादा बड़ा तो नहीं जल गया? पिताजी चिंता मत कीजिए, हमारे पास जल्द ही बहुत पैसा होगा। आप जल्द ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। मैं झाओ चुआंग, मेरे लिए पता करो, मेरे पास अभी कितनी नकद पूंजी बची है। नहीं, तुम पागल हो गए हो भाई। सच में उसके साथ ये खेल खेलते रहोगे? मेरी पत्नी समझदार है, वह बिना वजह ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसे शायद अंदाजा हो गया है। अरे, तो तुम फिर भी पैसे क्यों जुटा रहे हो? अगर मैं उसका सहारा नहीं बन सका तो मुझ जैसे आदमी का क्या फायदा। तू तो पूरा पागल आशिक है, तेरा कोई इलाज नहीं। वायुविंग कोई रसोईया तो है नहीं, उसे उस रेसिपी बुक से क्या लेना देना। शायद पिताजी के लिए ले रही है। तुम्हारे पिताजी? अभी तो तुमने मुझसे पूछा था ना, क्या मैंने नहीं कहा था कि पिताजी हीशी रॉयल किचन के वारिस हैं? पिताजी के घर वापस आने से पहले उन्होंने जी फैमिली रेस्टोरेंट खोला था। कारोबार ठीक ठाक था, रात का खाना अच्छा था, पर सुबह से रात तक बहुत थकान थी। बाद में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। जब वायुडेंग ने खुद इतनी कोशिश की है तो मैं उनका बेटा होकर चुप कैसे बैठ सकता हूं? लगता है भाभी सच में बहुत अच्छी औरत है। बहुत सुशील और गुणवान औरत है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। 10 करोड़ एक बार। कोई और बोली लगाना चाहेगा? चेयरमैन, वो जियांग परिवार का वीआईपी कमरा है। जियांग ग्रुप का खाने पीने के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें रेसिपी बुक से क्या काम? सुना है सबसे अमीर परिवार का बड़ा बेटा एक शेफ है। ओह, कौन सा ब्रांड है? मार्केट वैल्यू कितनी है? युवा मास्टर जियांग ने पहले कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक ढाबा खोला था। प्रति व्यक्ति खर्च 10 रुपए, बाद में थोड़े पैसे जोड़कर पुराने शहर में 100 वर्ग मीटर का लाओ जियांग सिचुएन रेस्टोरेंट खोला। प्रति व्यक्ति खर्च 30 रुपए। यू शहर में जियांग परिवार से बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं, चूंकि सामने वाला एक रसोइया है। फिलहाल उन्हें लेने दो, नीलामी खत्म होने के बाद देखेंगे। 10 करोड़ 2 बार। कोई और बोली? 10 करोड़ 3 बार। सौदा पक्का? बेटा, घर जाकर अगर दादाजी गुस्सा हो तो कहना मैंने तुम्हें मजबूर किया। मैं भी है शाही खानदान की वारिस हूं, मुझे वो हस्तलिपि चाहिए ही चाहिए। मैं उनका अपना बेटा हूं, मैंने उन्हें अपनी किडनी भी दी है। वो ज्यादा से ज्यादा मुझे डांट देंगे। हाँ हाँ, पैसे भले ही ज्यादा लगे हों, पर दादाजी अभी जिंदा है, सेहतमंद है। ये सब तुम्हारे पिता की ही बदौलत है। गुस्सा तो आएगा, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारे पिता का कुछ बिगाड़ दें। माम बाबूजी, आप फिक्र मत करो, मैंने सब सोच रखा है। दिया जलाया? किसने हक दिया तुम्हें 10 अरब खर्च करके एक बेकार सी हस्तलिपि खरीदने का? सुन लो मेरी बात, जियांग परिवार एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। जब हिम्मत की है दिया जलाने की तो खुद ही इंतजाम करो। दादाजी, ये नीलामी उनकी नजरों में। मैं सबसे अमीर परिवार की बड़ी बहू हूँ। आज दिया मैंने नहीं जलाया। मैं सोंग युथांग ने नहीं जलाया, बल्कि सबसे अमीर परिवार की बड़ी बहू ने जलाया है। अगर आप ये बिल नहीं मानना चाहते तो न मानिए। मुझे तो बेइज्जती की आदत है, पर सवाल ये है कि क्या आप बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगे? बाबूजी, जिंदगी भर मेरा कोई और शौक नहीं रहा, बस खाना बनाना पसंद है। अब किडनी भी जा चुकी है, रेस्टोरेंट भी नहीं चला सकता। बस एक रेसिपी की किताब खरीदना चाहता था, उस पर रिसर्च करने के लिए। अगर आप सच में नहीं दिलाएंगे तो मेरी किडनी वापस कर दो, मैं जाकर फिर से रेस्टोरेंट खोलकर परिवार पालूंगा। कहीं सच में हमें छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मैनेजर वांग, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन पर नजर रखो। ये क्या कर दिया तुमने? रहने दो, रहने दो, बहाने मत बनाओ। उनसे कह दो कि बाकी की रकम जियांग परिवार देगा। भाभी, पिताजी ने कहा है कि बाकी की रकम जियांग परिवार चुकाएगा। समझी जी? सोंग युतांग 3 महीने पहले तो रुनरुन में मछली काट रही थी, कभी अच्छे कपड़े तक नहीं पहने थे।
और आज जियांग परिवार में इतना रुतबा है। काश पहले ही उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होता। लेकिन आज सोंग यूतांग इतनी आगे बढ़कर बात कर रही है, तो ये तो सुलह का ही इशारा है ना। अगर इस मौके को पकड़कर रिश्ते सुधार लिए तो फायदा ही फायदा होगा। यूतांग, कागजी कार्रवाई हो गई, सब हो गया। ये तुम्हारी हीरे की ब्रोच है। आओ, माँ तुम्हें पहना देती हूँ। वो ये घड़ी, शुक्रिया। भैया, घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बेटी, पापा, आज शुक्रिया ब्रोच के लिए। अरे इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, बस तुम्हें पसंद आ जाए। पापा, तुमने कहा था ना कि नीलामी में मेरे लिए कुछ खरीदोगे। आखिर मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा, उसके लिए बोली लगा दी। इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या सोंग यूतांग तुम्हारी अपनी बड़ी बहन नहीं है? तो एक चीज दिला दी तो क्या हुआ? वो कैसी बड़ी बहन? किसी दूसरी औरत की पैदाइश है, बस एक नाजायज औलाद। कब की घर से निकाली जा चुकी है। वो मेरे पैसों पर किस हक से ऐश करे? सोंग रोवे, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। आज तुम दोनों बाप बेटे को क्या हो गया है? सब उसी की तरफदारी कर रहे हो। उसने तुम्हें क्या जादू टोना कर दिया है? आखिर वह है क्या? अगर इसे नजर आ जाता तो जियांग म्यूयान जैसा कोमा में पड़ा मुर्दा। उस जैसी गवार औरत कब की गंदी बस्ती में सड़ गई होती। तुम्हें क्या हो गया है? वाई उटेंग और जियांग साहब की शादी दादी माँ ने तय की है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। पिताजी, उसने मुझे मारा। अच्छा किया। अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं भी मारूंगा। तुम सब देख लेना। वायु टैंग, तुम्हारी छोटी बहन नासमझ है। घर में तुम उसे, तुम्हारी हर बात हम चुपचाप सहते हैं, लेकिन इतने लोगों के सामने तुम्हें अपने पिता की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए ना। मैं जानती हूं मेरा रुतबा इस लायक नहीं, लेकिन सोंग परिवार में मेरी वफादारी और मेहनत तो है ना। चाहे कितना भी बुरा हो, इतने लोगों के सामने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीछे हटकर सहानुभूति बटोरने के नाटक मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह झूठे इल्जाम लगाकर कमजोर बनने का दिखावा इतनी बनावटी अदाओं के साथ कम ही देखा है। तुम्हारी इस औकात से तुम हमें अपना हथियार बनाना चाहती हो? शर्म भी नहीं आती? देखो ना, रखेल बनकर आई औरत कोई सभ्य वैद पत्नी होती तो कभी ऐसी हरकत नहीं करती। तुम्हें पता है, यह सिर्फ रखेल ही नहीं, पहले मसाज पार्लर में लोगों के पांव धोया करती थी। हाय, कितनी शर्म की बात है। मिन जहे, अपनी माँ के लिए कुछ बोलो ना। मैं सोच रहा था कौन है। यह तो सोंग मिन जहे है, मेरे बेटे के दोस्त का दोस्त। इसीलिए मेरा बेटा आजकल रेसिंग और शराबखोरी में लगा है। लगता है तुम्हारी संगत में आकर ही बिगड़ा है। हाँ, इसीलिए तो मेरा छोटा बेटा हर वक्त तुम्हारे घर भागता है। घर जाकर मैं उसे जरूर बताऊंगी कि ऐसे पांव धोने वाली दासी की अवैध संतान से दूर रहे। मिन जहे। आंटी सुन, मैं अपने पिता की वैध पत्नी का सगा बेटा हूं। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। के मामले में मैं नहीं पड़ता। हो, सुन लिया? वैद पत्नी का बेटा उसे अपनी मां तक नहीं मानता। देवियों, अभी की घटना से आपकी शांति भंग हुई। मुझे बहुत खेद है, लेकिन एक बात मुझे स्पष्ट करनी है। मैं और मेरे भाई दोनों पिताजी और उनकी पहली पत्नी की संतान हैं। बस मेरे भाई बहुत सभ्य हैं, इसलिए आंटी सन का हमेशा सम्मान करते हैं। इसीलिए बाहर वाले उनके रिश्ते को गलत समझ लेते हैं। मिस सॉन्ग, हमें पता है पिछली पार्टी में ये माँ बेटा साथ दिखे थे, एक दूसरे को माँ कहते हुए। हमें लगा कि ये सगी माँ है, पता नहीं था कि ये तो रखेल है। अरे, 9 महीने कोख में रखने वाली माँ को नहीं मानते, रखेल को माँ बना लिया। ये तो अपनी ही माँ को धोखा देना हुआ। क्या इसे शर्म भी नहीं आती? वो मैं चलता हूं। अरे तो यूटैंग, तो पिताजी चलते हैं। अगली बार घर आओ तो मैं खुद मेहमानवाजी करूंगा। रैंक हाउस मैनेजर। जी बड़ी मैडम। सोंग मिंगजे ने रखेल को मां बनाया। ये खबर फैला दो, और ये भी कि सोंग खानदान का बड़ा बेटा असल में एक पाव धोने वाली दासी की औलाद है। ये दोनों बातें उसके सर्कल में जरूर फैलानी है।
खासकर उसके दुश्मनों के कानों तक पहुंचानी है। जी। और सोंग मिंगजे को बता दो कि सन में फैंग गर्भवती है। ठीक है। सभी रुकिए। अरे रुकिए, तुम्हारी पत्नी कुछ परेशानी में लगती है। नमस्ते बिटिया। श्रीमान जी, आप कौन हैं? मैं ही बिंगजेंग हूं, ही शाही रसोई परंपरा का 13वां वारिस। अरे घबराइए मत, मैं खासतौर पर शेफ जियांग से मिलने आया हूं। जी मैं ही हूं। मैंने शेफ जियांग के छोटे रेस्तरां चलाने के किस्से बहुत सुने हैं। आज देख ही लिया, सचमुच खान पान जगत का उभरता सितारा है। क्या आप चाहेंगी मुझे गुरु मानकर ही शाही रसोई परंपरा की 14वीं वारिस बनना? बुजुर्ग, आपकी चाल बहुत शानदार है। छोटी मालकिन, इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पिताजी आपके शिष्य बन गए तो आपको 10 अरब मिलेंगे। पांडुलिपि की तो बात ही छोड़िए, सबसे अमीर परिवार के ज्येष्ठ पुत्र के गुरु बनने का अनगिनत फायदा अलग से मिलेगा। बिना पैसा खर्च किए नाम और दौलत दोनों मिलेंगे। आपका यह दिमागी खेल कुछ ज्यादा ही तेज है। अरे छोटी मालकिन, आप बात को बढ़ा रही है। अभी शेफ जियांग मेरे ही वंश के नहीं है। पांडुलिपि बेकार है, लेकिन अगर वे मेरे शिष्य बन गए तो फिर अपने ही हो गए। क्या आप सोचती हैं कि मैं उनसे कुछ छिपा कर रखूंगा? किसने कहा पिताजी सच्चे उत्तराधिकारी नहीं? क्या मतलब? मेरे पिताजी जियांग गोक्यांग सिर्फ ही वंश की परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि दूसरी पीढ़ी के प्रत्यक्ष शिष्य भी हैं। दूसरी पीढ़ी के प्रत्यक्ष शिष्य? बिल्कुल सही, ही शुआंगशी के प्रत्यक्ष शिष्य। छोटी मालकिन, आप मजाक कर रही हैं। मेरे पूर्वज ही शुआंगशी 1000 साल से भी पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। भला प्रत्यक्ष शिष्य कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा तो कहा। किस आधार पर? इस आधार पर कि वे वही बनाते हैं जो मुझे पसंद है। छोटी मालकिन, आप तो बेवजह बहस कर रही हैं। चेयरमैन ही, क्या आपके पूर्वज ने आपको यह नहीं बताया कि वे खाना क्यों बनाते थे? बेशक, दुनिया भर के बेहतरीन व्यंजनों में महारत हासिल करने के लिए, शाही पाक कला की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे खुश करने के लिए बनाया गया था। मैडम, अगर आप सहमत नहीं हैं तो ना कहें। हमारे चेयरमैन 80 साल से ऊपर के हैं। आप उनका मजाक क्यों उड़ा रही हैं? मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही। अगर यह मेरे स्वाद के अनुरूप है और मुझे खुश करता है तो यही असली है शाही पाक कला है। मैडम, मैं समझ सकता हूं कि आप उन्हें शिष्य बनाना स्वीकार नहीं करती, लेकिन आप हमारे परिवार के पूर्वज का मजाक नहीं उड़ा सकती। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद जाकर नीचे शुआंगशी से पूछ लीजिए। सोंग युतांग, हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैं मानता हूं युनचेंग में तुम्हारी कुछ ताकत है, पर हमारा परिवार भी कम नहीं है। बिना वजह हमारे परिवार के पूर्वज की धरोहर छीन ली। लौटाते नहीं बनता तो ठीक है, लेकिन अब इस तरह अपमानित करना? क्या तुम सच में मुझे ही बिंगजेंग को नरम निवाला समझ रहे हो? छीनना किसे कहते हैं? यह चीज असली पैसों से खरीदी गई है। तुम्हारे हिसाब से अगर नीलामी में बोली लगा दी जाए तो सारी चीजें तुम्हारी हो जाती हैं। तुम कौन हो? मुझे जानने की जरूरत नहीं, बस मेरा सरनेम गो है। कमरे में बैठा आदमी गु सरनेम का है? यह वही है। ये मेरे और शेफ जियांग के बीच का मामला है। तुम्हारे परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज मैंने इस मामले में दखल दे ही दिया। तुम कर क्या सकते हो? तुम यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। यह पांडुलिपि जियांग परिवार ने खरीदी है। अगर वे इसे घर ले जाकर रद्दी समझकर जला भी दें तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, मान लिया तुम सही हो, लेकिन अब मैं पैसे देकर इसे खरीदना चाहता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। 10 खरब। गुस्साओ, मजाक मत कीजिए। श्रीमान है, मेरे पिता भी रसोइये हैं। यह पांडुलिपि खरीदना मेरे लिए खास मकसद रखता है और सांस्कृतिक विरासत और भावना अनमोल होती है। मुझे खेद है, आपका प्रस्ताव ठुकराना पड़ेगा। अभी दफा हो जाओ।
धन्यवाद गुशाओ। सुनो, तुम्हें नहीं लगता वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ, कुछ कुछ लगता है कहीं देखा है, और उसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी है। मिस सॉन्ग, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। नहीं, जितना देखती हूँ उतना जाना पहचाना लगता है। गोक्यांग, जाकर देखो। नमस्ते। क्या मुझे धोखा हुआ? अरे खैर, मुयान अचानक कैसे चलने फिरने लग सकता है? अरे आ गया। दादी, चाचा चाची, भाई बहन, शुभ संध्या। घुटनों के बल बैठ जाओ। मैंने क्या गलत किया? मुझे घुटनों के बल क्यों बैठना पड़े? पिताजी, बेटी नादान है, ये सब मेरी गलती है। पिताजी, मुझे पता है क्या करना है। युतांग, नीलामी की बात हम सबने सुन ली। तुम बाहर कितना बदतमीजी कर रही थी। लोग हमारे जियांग परिवार को क्या कह रहे हैं? फिर से सबक भूल गई। तुम एक नाचने वाली रखेल हो। कौन हमारे? तुम कौन होते हो? सॉन्ग युतांग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें हिम्मत किसने दी? तो क्या तुम पूरे जियांग परिवार को बर्बाद कर देती? अब माँ को मारने की हिम्मत? मैं जब चाहूँ बोली लगाऊंगी। तुम एक दासी पुत्र से इसका क्या लेना देना? और हाँ, मैं अपने ही घर में एक बाहरी इंसान को मारूं, इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम नीलामी में ऐसे आसमानी बोली नहीं लगा सकती थी। मैं एक नौजवान बहू हूँ, एक सुशील और सती सावित्री, पारंपरिक औरत हूँ। अगर घर का मुखिया अपना फर्ज नहीं निभाता और एक पिता भी फर्ज नहीं निभाता तो मुझे नीलामी में सरेआम क्यों आना पड़े? क्या मैंने तुम्हें भेजा था और अब उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रही हो? दादाजी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने अपने दासी पुत्र बेटे पर कितना पैसा खर्च किया और मेरे पिता पर कितना खर्च किया? ये बात को मत घुमाओ। आप हिसाब नहीं लगा सकते तो मैं आपके लिए हिसाब लगाती हूँ। बचपन से ही चाचा सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, सारी कलाएं सीखी, फिर तो विदेश जाकर पढ़ाई भी की। आलीशान घर गाड़ियां, क्या सब जियांग परिवार के पैसे से नहीं? तो इसमें गलत क्या है? कौन सा परिवार ऐसा नहीं करता अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए? तो क्या मेरे पिता कभी बच्चे नहीं थे? उन्हें तो बचपन में ही अनाथालय के गेट पर फेंक दिया गया था। दूसरी कक्षा में ही पढ़ाई छूट गई। 10-11 साल का बच्चा कचरा बीनता, छोटे मोटे काम करता, कभी पेट भरा तो कभी भूखा। बड़ी मुश्किल से एक होटल में रसोइये के पास खाना बनाना सीखने लगा। दिन रात जी जान से सेवा करता रहा 10-12 साल तक। तब कहीं जाकर उसे चूल्हे पर खाना पकाने का मौका मिला। और चाचा करोड़ों की शादी की, लौटते ही सीधे ग्रुप के सीईओ बन गए। और मेरे पिता, जब उन्होंने मेरी माँ से शादी की तो एक सीधा सा नया कपड़ा भी नहीं था उनके पास। उनके लौटने से पहले चाचा का एक दिन का खर्च मेरे माता पिता की पूरे साल की कमाई के बराबर था। बस अब चुप रहो। तो इसका मतलब गोक्यांग मुझसे नफरत करता है? सब मेरी गलती है। तब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने ही बेटे को अपनी जगह तुम्हारे पास छोड़ दिया। बस अब रहने दो। मैं समझ गई, तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। मैं जा रही हूँ, अभी जाती हूँ, ठीक है ना? अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। माँ, क्या आप ठीक है? माँ, चाचा चाची, चिंता की कोई बात नहीं। एक सुई लो, 2 बार चुभो दो, बस हो गया। यही तो चीनी इलाज है। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। मेरे पास सुई है, मेरे पास सुई है। मेरा हाथ बहुत सधा हुआ है। जैसे ही मैं चुभूंगी तुरंत होश आ जाएगा। बूढ़े, तुमने देखा उस रखेल का नाटक? सामने वाली मसाज पार्लर वाली लड़कियों जैसा, हूबहू वैसा ही। दिखने में अच्छी है, बस उम्र थोड़ी ज्यादा है। कुछ अजीब सा लग रहा है ना? क्या बकवास कर रहे हो? विषय मत बदलो, आकाशदीप की बात करो। सामान अंदर लाओ। चाचा जी 50 साल से मांस खा रहे हैं। अब मेरे पिता को भी उनका बचा खुचा खाने का हक बनता है।
मेरे पिता ने कितनी मुश्किलें झेलकर खाना बनाना सीखा। फिर दादाजी को किडनी देने की वजह से आज छोटा सा ढाबा तक नहीं चला सकते। मैंने ये शेफ की रेसिपी बुक इसलिए खरीदी ताकि उन्हें शाही रसोइयों के उत्तराधिकारी का नाम मिल सके, सिर्फ इस डर से कि कभी आप हमें घर से निकाल दें और हम सड़क पर हों तो पिताजी फिर से अपना काम शुरू कर सकें और हमारे इस पूरे परिवार को पाल सकें। क्या ये गलत है? मुझे मंजूर नहीं। आपने कितना पैसा अपनी पढ़ाई पर लगाया, कंपनी में कितनी बार गलतियां की, तब जाकर आज ये मुकाम मिला है। ये आकाशदीप का खर्च। मेरे पिता की पढ़ाई का खर्च ही तो है। क्या आप इस पर भी झगड़ेंगे? खरीद लिया तो खरीद लिया। ये पैसा परिवार की शिक्षा निधि से जाएगा। मान लो गो कियांग के लिए शिक्षा का मुआवजा है, आगे चाहे वो कुछ और करे चलेगा। पिताजी, बड़े भाई ने प्राइमरी भी पास नहीं की, वो क्या करेंगे? किंग वायु, तुम 50 साल से मांस खा रहे हो, क्या अब अपने बड़े भाई को अपना बचा खुचा खाने भी नहीं दोगे? सभा समाप्त। बस इतना ही? तुम और क्या करना चाहती हो? दादाजी, मैं मानती हूँ बिना पूछे दिया जलाना मेरी गलती थी। लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं कि मैंने दिया क्यों जलाया। सोंग वायुटेंग, क्या तुम्हें बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि चाचा जी को एक सुरक्षा देनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए यह रकम घर से निकलेगी। पैसे नहीं है और दिया जला दिया? दिमाग खराब है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो आखिर मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं? सीधे मुद्दे पर आओ। यह सवाल मेरी दूसरी चाची से पूछना चाहिए। मेरे पति मियान बिजनेस डील के सिलसिले में जाते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गए। लेबर लॉ से यह वर्क इंजरी है। तो हमारे जियांग परिवार का मेडिकल फंड तो होना ही चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पति आईसीयू में पड़े थे? मौत से जूझते वक्त भी पैसे नहीं निकले। आखिरकार मेरी सास ने अपने घर के पैसों से इंतजाम किया। मेरी सास आपसे बात करने गई और आपका जवाब था कि अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, पैसे नहीं निकल सकते, लेकिन जो पैसे लगे हैं वे वापस मिलेंगे, बस अप्रूवल का इंतजार है। आधा साल बीत गया। अप्रूवल का क्या हुआ? वायु टैंग, जानते हैं कि तुम गांव में गरीबी में पली बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर वक्त पैसे की रट लगाए रहो। किसी को लगेगा कि तुम हमारे घर में सिर्फ पैसे के लालच में आई हो। मेरे ससुर की एक किडनी निकल गई है, उन्हें जिंदगी भर दवा चाहिए। वे घर चलाने लायक नहीं रहे। मेरी सास को उनकी देखभाल में ही लगे रहना पड़ता है, इसलिए वे भी घर का खर्च नहीं उठा सकती। मेरे पति न्यूयान ने जियांग परिवार के लिए जान लगा दी और आज भी जिंदगी और मौत के बीच है। अगर चाची को कहना ही है तो कह लीजिए, लेकिन हमारा यह परिवार बूढ़े, बीमार, अपाहिज, औरतें और बच्चे पूरी तरह लाचार हैं। इसलिए चाची से विनती है, दया करके हमें कोई रास्ता दिखाइए। सोंग युतांग, ये यागो बस दादाजी को एक किडनी दान की है, इसमें बड़ी बात क्या है? पूरी दुनिया को ऐसे मत दिखाओ जैसे सब तुम्हारे परिवार के कर्जदार हों। युतांग, पुरानी कहावत है, भला करके भूल जाओ। और फिर बड़े भाई ने अपने ही पिता को किडनी दी है, तुम हमेशा इसका जिक्र करते रहते हो। यही तो एहसान जताना है, और नाशुक्री भी। तुम चाचा, भले ही आप एक दासी पुत्र हैं, जियांग परिवार ने आपकी परवरिश पर जो पैसा लगाया, क्या वो सब कुत्ते के पेट में चला गया? भले ही आप बेकार पास हैं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, लेकिन एहसान मानना इंसानियत की सबसे बुनियादी शिष्टता और नैतिकता है। जियांग परिवार एक पुण्यात्मा परिवार है। किसी अनजान की भी मदद कर देता है, तो एहसान करने वाले की तो बात ही क्या। बड़ी बहू डांट रही है, बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ। पूरे 6 महीने हो गए अग्रिम भुगतान की गई मेडिकल फीस का हिसाब अब तक साफ क्यों नहीं हुआ? तुम इस फाउंडेशन के मैनेजर हो, करते क्या हो? अगर तुम्हें जानबूझकर पैसा नहीं रोका तो तुम नाकारा हो। एक मुखिया अगर खुद को सही और लोगों के साथ न्यायपूर्ण नहीं रख सकता तो भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अगर तुम वित्त तक नहीं संभाल सकते तो घर चलाने का हक ही नहीं है। जवाब दो। युतांग, बस करो। पहले घर सुधारो, फिर बाहर की बात करो। जरा देखो इस घर की हालत कैसी बिगड़ गई है। तुम मुखिया हो, यह मैनेजर कैसे चुना? नैतिकता ही नहीं, काबिलियत भी नहीं। न नैतिकता न काबिलियत। यही तो बर्बादी की शुरुआत है। तुम बहुत शोर मचाती हो। मुझे शोर लग रहा है। अगर यह घर जड़ से सड़ा हुआ नहीं होता तो इतनी सारी समस्याएं क्यों आती? अगर मैं अभी नहीं चिल्लाऊंगी तो तुम लोग झूठी शांति का दिखावा करते रहोगे, और जब पूरी तरह सड़ जाएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, आज से तुम ही ये घर संभालो,
ठीक है? क्या? वो तो एक नादान लड़की है। तुम ही घर अच्छे से संभालो ना। एक नादान लड़की से अपनी गलतियां क्यों निकलवा रही हो? पिताजी, मैं दादाजी, घर की बड़ी बहू के होते छोटी बहू को हक नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? बेशक मेरी सास ही घर चलाएंगी। आज यह घर इतना अस्त व्यस्त है क्योंकि एक रखेल से पैदा हुए बेटे की पत्नी घर संभाल रही है, इसलिए यह हाल है। बड़े छोटे का रिश्ता और मर्यादा अब और नहीं टूटनी चाहिए। ली शिवलान, वो प्राइमरी भी नहीं पढ़ी, घर क्या चलाएगी? तुम कैसी बात कर रही हो? हमारे परिवार का चौका सखावा, रोज का 10,000 से ऊपर का हिसाब सब मैं ही रखती हूँ। रोज की सब्जी, मीट, किराया, बिजली और वो मेज कुर्सियों का हिसाब, खर्च, शराब पानी का हिसाब, हर एक पाई का हिसाब मैं ही रखती हूँ, एकदम साफ साफ। वो शिवलान ही है जिसने घर को इतने करीने से चलाया है। ढाबे का काम हो या घर का खर्च, हर चीज बहुत सोच समझ कर चलाई है। माँ, शुरुआत में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर मैं आपकी मदद करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। आज से शिवलान ही ये घर चलाएगी। कैशिया, तुमने इतने साल घर संभाला, बहुत मेहनत की। तुम्हें एक लंबी छुट्टी देते हैं। अपनी जेठानी से काम का हिसाब किताब समझ लो। दादाजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे जियांग परिवार की घर की मुखिया साथ में जियांग चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हो सकती है। शिवलान को तो अक्षर तक नहीं आते। घर चलाना तो छोड़िए, फाउंडेशन की अध्यक्ष बने तो लोग हंसेंगे नहीं। तो फिर क्या करें? वो जियांग परिवार के वैद्य ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी है। भावी मुखिया की पत्नी। अगर किसी अवैध संतान की पत्नी को घर चलाने दिया तो वो और भी बड़ा मजाक होगा। तुम बहस मत करो। शिवलान वाकई फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। कोई बात नहीं, यह काम मैं करूंगी। हम सास बहू दोनों मिलकर एक घर देखेगी, एक बाहर का काम। युतांग, तुम अभी छोटी हो, हैसियत भी कम है और पढ़ी लिखी भी नहीं हो। तुम्हारा यह जज्बा अच्छा है, पर फाउंडेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। शायद तुम्हें पता भी नहीं कि यह होता क्या है। बुजुर्ग चाची, आपको पता है तो आप ही बताइए। इन 3 सालों के फाउंडेशन के बिलों में एक प्रशासनिक व्यय का मद है जो हर साल करीब 30 लाख इंडस्ट्री के नियमों के मुताबिक आमतौर पर 15 लाख के अंदर ही सही माना जाता है। तो बाकी के 15 लाख कहाँ गए? मैं ठीक है, बस करो। हालांकि तुम्हारी चाची फाउंडेशन की अध्यक्ष है और चेन रखेल उपाध्यक्ष है, लेकिन इस बोर्ड में कुछ प्रतिष्ठित महिला उद्यमी भी है। तुम अभी उम्र में छोटी हो और नई आई हो। अगर सीधे अध्यक्ष बनोगी तो लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल होगा। जब नाम जायज होगा तो सब कुछ अपने आप से ही हो जाएगा। मेरे पिता जियांग परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ग्रुप के उपाध्यक्ष थे, फिर मैं अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकती? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुन भैया, रुइन, तुम्हारी इस उम्र में आराम करने का समय आ गया है। मुझे लगता है फाउंडेशन का काम इन नौजवानों को सौंप देना चाहिए। उपाध्यक्ष का पद आज से युतांग संभालेगी। तुम उससे काम का तालमेल बैठा लो। अरे अगर तबीयत ठीक नहीं है तो किसी आश्रम में कुछ समय रहाओ। कुन भैया, मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कभी इन बाहरी चीजों की परवाह नहीं की। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस पूरे मन से तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। बस चिंता के कारण ही काम नहीं छोड़ पा रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम पहले बोर्ड की जिम्मेदारियां सही से सौंप दो। मेरी देखभाल के लिए लोग हैं, सब जा सकते हो। सत्ता का हस्तांतरण शुरू हो गया है। मैं सच में देखना चाहता हूं क्या सॉन्ग वायुटेंग अकेले इस भेड़ियों जैसी लालची फैमिली को हरा पाएगी। वायुटैंग, अब तुम ही इस घर की मुखिया बनो। तुम्हें जो भी करवाना हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माँ, खुद को कम मत आंकिए, मैंने सब देख लिया है। हर हफ्ते बस हिसाब किताब देखने के अलावा यहाँ करने को और कुछ खास नहीं है। और अंकल बैंक इतने सालों से इस घर में है, कुछ समझ ना आए तो आप उनसे पूछ सकती हैं। बेटी को परेशान मत करो। अब उसने फाउंडेशन का काम संभाला है। उसे गरीब बच्चों की मदद करनी है। बहुत बड़ा काम है। हाँ माँ, मैंने मॉल में आपसे जो कहा था वो मत भूलिएगा। पता नहीं म्यूयान कब होश में आएगी। आज मैंने जिम्मेदारी ले ही ली, अब तुम क्या कर लोगी? शायद जल्दी ही। तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। एक एक कड़ी जोड़कर, हर कदम सोच समझकर सॉन्ग परिवार की आपसी लड़ाई भड़काई।
ये सिर्फ एक मामूली चाल थी, दिया न जलाना बस बहाना था। अपने घर की परेशानी सबके सामने लाना गरीबी का रोना ही असली हथियार था। सीधे WCIXIA के जुल्म पर निशाना साधा, कदम कदम पर दबाव बनाकर जाल बिछाया और घर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये खत्म नहीं हुआ, उसका असली मकसद तो चैरिटी फाउंडेशन था, जिसे लोग उम्र भर लड़कर भी समझ नहीं पाए। उसने तो एक ही रात में सब संभाल लिया। मेरी बीवी कमाल की है, बहुत तेज दिमाग है। हेलो जनरल जियांग, ट्रक ड्राइवर की पत्नी और बेटी को हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, उन्हें चुपचाप सुरक्षित जगह पर रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, एक और बात, जियांग किंगवायो ने नई चाल चली है। लगता है वो हमारी कंपनी हैंगशिंग से संपर्क करना चाहते हैं। अब उनके परिवार से घर की सत्ता छिन गई है, तो हेंगशिंग का रुख करना उम्मीद के मुताबिक ही है। फिलहाल उन्हें थोड़ा तरसाओ, हेंगशिंग से साझेदारी की खबर बाहर फैला दो। जी। पूरा दिन थका देने वाला था, नींद से बुरा हाल है। जल्दी नहा कर सो जाओ। इतनी खूबसूरत कैसे है? इतनी काबिल, देखने में इतनी नाजुक सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? बहुत पसंद है। पति जी, कब तक कोमा में होने का नाटक करते रहोगे? ये सब झूठ है, एकदम झूठ। जियांग साहब, अभी तो चूमने में कितना जोश था, अचानक नींद कैसे आ गई? कहीं बच्चा पैदा करने का मन तो नहीं है? अरे चलो अभी करते हैं।